हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सभी पैसिफिक 360 में पढ़ रहे हैं और पैसिफिक 360 में क्या क्वालिटी कंटेंट हम इस सीरीज में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। मेरे दोस्त, आज की क्लास अपनी 11 नंबर की क्लास रहने वाली है। और जैसे हम लोगों ने कहा था कि क्लास 1 to 10 हमारे पास कंटेंट लोडेड रहेंगी, यानी कि सारी चीजें लगभग लगभग हम रिवाइज कर पा रहे होंगे। और हमने 1 से लेकर के 10 क्लास में वो चीजें अपनी कर रखी हैं। अब अपने पास क्या होगा, उसी चीजों की बार बार रिपीटेशन होगी, बार बार रिपीटेशन होगी। और कुछ एक दो आपके यूनिक कंसेप्ट आपको मिलते जाएंगे, वो आपको हर क्लास में सीखने को मिलेंगे। मेरे साथी, तो अब आपकी ये ड्यूरेशन भी कम होती धीरे धीरे चली जाएगी। और आप देखोगे आपकी सारी वैरायटी कवर भी हो जाएंगी। यानी कि अभी तक जैसे हम 2025 सीजीएल का क्वेश्चन देख रहे थे, सीटसल देख रहे थे, सीपीओ देखेंगे, और ऐसे 2024 पे स्विच करेंगे, 23 पे स्विच करेंगे। इतना सब करने के बाद जो भी मान लो हमें लगेगा कि नहीं, ये कंसेप्ट अभी टच नहीं हुआ, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो हमें उस चीज का आइडिया है कि हाँ, कितनी चीजें हमने कवर करा दी हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास बची हैं। तो जो कुछ भी बचेगा उसको हम 25 से 30 क्लास तक जो 5 सेट तैयार होंगे, उसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रख करके वो सारी वैरायटी अपनी कवर कर लेंगे। तो मेरे साथी, यहाँ पे यानी कि एक कंप्लीट चीज आपको इस सीरीज में मिलने वाली है। बस आप सभी अब इसको अंत तक देखना, यानी क्योंकि अब जो गिने चुने लोग बचे हुए हैं, वो अंत तक बस फॉलो करना। ऐसा नहीं कि 10 क्लास के बाद आप अब कम हो जाओ कि नहीं, अब चलो 10 क्लास देख लिया, पूरी चीजें रिवाइज हो गई, या बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो आप उसको छोड़ दोगे। ऐसा नहीं करना। आपको 30 क्लास तक रहना है। और आप देखोगे ना, आपकी चीजें कितनी टिप्स पे होती चली जाएंगी। वैसे तो सारे सारे फार्मूले हमने एडवांस कैसे कर लिए, लेकिन और धीरे धीरे आपकी सारी चीजें आपके हाथ में होंगे। तो चलो, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे अपना, और चीजें अपनी पढ़ाते चलेंगे और बिल्कुल अच्छे से। ये आपका रिपीटर बैच है, सभी को पता है। इसमें 80 क्लासेस में आपको कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस का क्वालिटी कंटेंट प्री टू मेंस डिस्कस किया गया है। यानी कि ये एक सिंगल कंटेंट लोडेड बैच है जो मेंस तक के लिए हेल्पफुल है। ऐसा नहीं कि प्री के लिए अलग आएगा, मेंस के लिए अलग आएगा, सिंगल बैच है ये। और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ है। इसके बाद ना तो आपको कोई बुक, कोई सीट, कोई अदर वीडियो कोर्स कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कहीं लाइब्रेरी में पढ़ते हो, कोई आपका दोस्त है, भाई है, बहन है, छोटा आपसे, अगर 2027 एग्जाम को तैयारी कर रहा हो, या फिर 4 महीने जिसके एग्जाम में बचे हो, उसको मैथ ना आती हो, उसको आप मैथ फाउंडेशन बैच रिकमेंड कर सकते हो। यहाँ भी 120 लेक्चर में कंप्लीट अर्थमेटिक एडवांस प्री टू मेंस लेवल का है। ये भी आपको प्रेपा पैप पे मिलता है, वहां पे आप विजिट कर सकते हो। बाकी आपके लिए पैसिफिक प्री मॉक है, जहां पे आपको 100 मॉक आपको मिलते हैं सेक्शनल टेस्ट मैथ के। सोल्यूशन क्या गजब तरीके से दिए गए हैं। 2020 से लेकर के 2026 तक के रिलेवेंट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन के 25-25 क्वेश्चन के सेट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। 45 आपको यहाँ पे कैलकुलेशन टेस्ट भी मिलते हैं, ये भी आपको प्रेपा पैप पे मिल जाता है। वहां पे जाकर के आप विजिट कर सकते हो। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न ये लिखा हुआ है। ये मेरे दोस्त क्या कहता है कि x प्लस वाई बराबर 11 है, x माइनस वाई बराबर 5 है, तो x पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आप देखो, आपसे x पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बोला है, तो फर्स्ट वो में करने वाला है। इसको तो हम कैसे करेंगे, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया। अब इस चीज को भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस का वाई और एक्स प्लस का वाई, और इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब आप बताओ, एक्स माइनस वाई का मान कितना है, हमारे सामने 5 है, एक्स प्लस वाई का मान कितना है 11, और आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास जो नंबर आएगा वो 5 और 11 का मल्टीपल होगा ना, श्योर बात है। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 और 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। देखो, 5 का मल्टीपल ये नहीं, ये कैसे कटा। अब 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। यहाँ पे 5 में गया 4, और यहाँ पे -4, ये हमारे सामने 11 का मल्टीपल है, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे -5, यहाँ पे 3, ये 11 का मल्टीपल है, नहीं हो सकता। -5 1 11 का मल्टीपल नहीं है, नहीं हो सकता। इस कदर हमारे पास जवाब ये तैयार हो जाएगा 4015। नहीं तो आप क्या करोगे, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालोगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक्स का मान निकालो। एक्स मान क्या है, जोड़ करके आधा, यानी 11 प्लस 5 16 का आधा करोगे 8, और वाई का मान कितना निकल गएगा फिर 3। तो आपको अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर, और माइनस का 2 एक्स वाई, यानी 8 गुणेगा 3। तो फिर ये आता है 121 माइनस 8 3 का 24, 24 2 का 48, 11 में 8 जाएगा 3, और 11 में 7 जाएगा 4, 73। इसका मान आता है आपका 73, इसका मान आता है 11, इसका मान आता है 5। तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, लास्ट में यूनिट 5 ही आएगा। तो इस कदर इसका जवाब ये तैयार हो जाएगा। अब अलजेब्रा की ये वाले पॉइंट की हमारे सामने रिवीजन होती है। रिवीजन में आपको ये सारी बातें पता होती हैं। एक ये वाली बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्स पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 क्या होता है, तो सेकेंड पावर,
इंटू थर्ड पावर और माइनस की फर्स्ट पावर होती है। एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 7 क्या होता है? फोर्थ पावर इंटू थर्ड पावर और माइनस की फर्स्ट पावर होती है। ये पॉइंट आप सारे लोग यहाँ पे ध्यान देना। इसके बाद अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर के हो और हमसे x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 5 पूछता है, तो सेकेंड पावर, थर्ड पावर और माइनस की फर्स्ट पावर। फर्स्ट पावर कौन सी? यहाँ पे जैसे x माइनस 1 अपॉन एक्स से जाएंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स फर्स्ट पावर। यहाँ पे अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स से जाएंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स की फर्स्ट पावर। ऐसे हम रिलेट करके पढ़ते हैं। एक्स पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 7 क्या होता है? फोर्थ पावर इंटू थर्ड पावर। यहाँ पे प्लस आता है फर्स्ट पावर, प्लस आता है फर्स्ट पावर। यहाँ पे जबकि क्या होता है? माइनस होता है फर्स्ट पावर। ठीक है, ध्यान देना ये पॉइंट को, आपको ये पॉइंट दोनों ध्यान देने हैं। इसके बाद हमारे सामने कभी ऐसा लिखा हो ए एक्स प्लस 1 अपॉन बी एक्स बराबर के, इसका स्क्वायरिंग में जाना हो तो आपको क्या करते हो? के स्क्वायर माइनस का 2 तो होगा। अब इसका कॉफिशिएंट देख लो ए और ये 1 अपॉन बी, तो ए अपॉन का बी आ जाएगा। ऐसे अगर ए प्लस बी बराबर के है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर और माइनस का 2ab ये बन जाएगा। ऐसे अगर हमारे सामने ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताना है, के क्यूब माइनस का 3k ab बन जाएगा। ऐसे ही आप अगर इसमें देखोगे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर के, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस का 2ab एक्स वाई बन जाएगा। ऐसे ही आप माइनस वाले में जाना चाहते हो तो यहाँ पे मतलब सेम अप्रोच होती है। अगर वेरिएबल है तो आप आगे वेरिएबल लगा दोगे, अगर वेरिएबल नहीं है तो आप वेरिएबल मत लगाओगे। जैसे यहाँ पे 2ab यहाँ पे ab लिखा हुआ है तो वेरिएबल ab है तो यहाँ पे 2ab आ जाएगा, सीधी सीधी बात। यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 2 वाली चीज चलती चलती जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पीछे ये वाला पॉइंट तो सब जगह कॉमन रहता है। के स्क्वायर माइनस का 2 के स्क्वायर प्लस का 2। अब वेरिएबल लग जाएगा यहाँ पे तो यहाँ वेरिएबल आते जाएगा, कुछ भी चेंज होगा जो यहाँ पे वो उधर भी चेंज हो जाएगा। ये ऐसे आप रिलेट करके चीजें याद करो, चीजें पढ़ो आप। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हाफ पावर में आना। हाफ पावर में जैसे एक्स पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 8 है, के है। अब अगर मान लो इसकी प्लस में आते हो तो दो जोड़ के आप अंडर रूट ले लोगे। अगर आप यहाँ पे एक्स पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 हाफ में आते हो, दो घटा के आप अंडर रूट ले लोगे। जैसे यहाँ पे होगा कहीं, दो घटा के आप अंडर रूट ले लोगे। ये वाली बात लिखी हुई, ये वाली बात लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे मतलब आप ऐसे आओगे। अगर मान लो इससे हाफ पावर में आना है, अंडर रूट पे आना है, तो आप प्लस वाले में आ रहे हो तो आप दो जोड़ करके अंडर रूट ले लो। अगर आप इसमें माइनस में से आते तो आप दो घटा के अंडर रूट आप ले लेते। ये काम आपके सामने हो सकता था। ऐसे ही आपके सामने कुछ भी हो, जैसे ए की पावर 4 एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन बी की पावर 4 एक्स पावर 4 है, हाफ पावर पे आना है, प्लस में आ रहे हो तो के में से दो जोड़ो और यहाँ पे वेरिएबल जो लगे ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन बी स्क्वायर। ऐसे ऐसे पूरी कहानी हमारे सामने चलती रहती है। इसके बाद आता है हाफ पावर में, ये वाली वैसी सेम बातें हैं, जो चलता है वही चलेगा। जैसे मान लो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर के लिखा हुआ है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे आना है, प्लस वाले में आना है, के में से दो जोड़ोगे, लेकिन वेरिएबल लगे हुए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा दोगे। माइनस में आना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में के में से माइनस दो करोगे, वेरिएबल लगे हुए वो लगा दोगे। सिंपल सा लॉजिक हमारे सामने ये होता है। फिर सेम पावर में आता है। सेम पावर में जैसे एक्स पावर प्लस है, प्लस से आप माइनस में जा रहे हो तो क्या करोगे? के स्क्वायर में से आप प्लस से माइनस में जा रहे हो तो माइनस का 4 कर दोगे। अगर प्लस माइनस से प्लस में जाओगे तो आप के में से प्लस 4, के स्क्वायर में से प्लस 4 जोड़ के आप अंडर रूट ले लोगे। ऐसे यहाँ पे वेरिएबल लग गए हैं तो आप वेरिएबल का ध्यान रखना बस। प्रॉपर्टी वही होती है, काम वही होते हैं, सब कुछ वही होता है। फिर ये फिक्स वैरायटी आती है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 2 है तो एक्स बराबर 1 होता है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस 2, एक्स बराबर माइनस 1 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2 है तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1 होता है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 होता है तो एक्स क्यूब बराबर माइनस का 1 होता है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस का 1 है, एक्स क्यूब बराबर 1। ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट 3 है, देन एक्स पावर 6 बराबर माइनस का 1। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस का रूट 3, देन एक्स पावर 6 बराबर माइनस का 1। ये ऐसी चीजें हमारे सामने चलती हैं, यहां से हमारे सामने ये बातें हो जाती हैं। फिर इसमें अलजेब्रा में एक पॉइंट ये भी आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो ये पॉइंट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड होता है। अगर ये बोल दे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड है और आपसे मना कर दे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल 0, तो समझ लेना एक्स बराबर वाई बराबर जेड होता है। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 बोल दे तो आप समझ लेना यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी होता है। ठीक है, वो पॉइंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसके 4 फार्मूले आपको जरूर तैयार होने चाहिए। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का आंख बंद करके एक बार आप रिटेन करो कि a प्लस बी प्लस सी होता है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता चलता है। फिर हाफ लगा देंगे तो a प्लस बी प्लस सी होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर चलता है। फिर a प्लस बी प्लस सी कर दोगे, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस सी ऐसा आता है। फिर हमारे सामने हाफ लगा दोगे a प्लस बी प्लस सी, फिर 3 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता है। वो सारे पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। ऐसे अगर हमारे सामने इसमें एपी में चल जाता है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 9 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर इंटू मिडिल टर्म होती है। ऐसे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर बनता है। ये हमारे सामने ऐसे काम चलता है। ये परफेक्ट स्क्वायर वाला लिखा हुआ है, इधर ये वाली बातें लिखी हुई है, आप सभी को ये बातें पता होनी चाहिए।
अब एक नया पॉइंट हमें पढ़ना है ना, तो नया पॉइंट ये पढ़ेंगे, ax प्लस बी वाई बराबर m है, ay प्लस बी एक्स बराबर n है। तो हमारे सामने क्या निकल गया था, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जोड़ेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है। ये वाली बात समझना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए होगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर बी होगा, वाई प्लस वन अपॉन वाई बराबर एम होगा, और वाई माइनस वन अपॉन वाई बराबर एन होगा। तो यहाँ पे अगर हमसे एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स वाई निकालना है ना, तो एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स वाई निकालना है, जैसे इसका प्लस प्लस वाले का आप गुणा कराओगे, प्लस प्लस, जैसे ये ना, ये प्लस प्लस, तो am प्लस का bn और बटे का 2। अगर आपको x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स निकालना है, तो am माइनस का bn बटे का 2 करोगे। ये आप चीजें रिलेट कर लेना, कल को ये बातें आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद ये वाला पॉइंट मैंने आपको रिवाइज करवा चुके हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का cxy, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस का cxy होता है। तो ये हमारे सामने ये प्रॉपर्टी बनती है, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी करके, यानी a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी। ये पॉइंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये निकल के आता है एक्स पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस का 1 आता है। ऐसे अगर ये देखोगे एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो, अब जब हमारे सामने ये बात आती है ना निकल के, तो इसको हम मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n। तो ये m है, ये n है, आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बताना है, तो m प्लस n बटे का 2 कर दोगे, एक्स वाई निकालना है, m माइनस n बटे का 2 कर दोगे, वो उधर पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज आपके सामने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 सैंपल क्वेश्चन लगे हुए हैं, आप सारे लोग इनको अटेम्प्ट जरूर करना। आगे हमारे सामने एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये क्या कहता है, रेट 6000 इज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एनुअल रेट ऑफ 20%, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझो, ये जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का मतलब होता है, सेकंड ईयर का मतलब होता है सिर्फ सेकंड ईयर और सिर्फ थर्ड ईयर। अगर ये बोल दे 2 साल और 3 साल, 2 साल का मतलब होता है 1 साल और 2 साल दोनों मिलाकर के जो होता है ना, पूरे 2 साल का और फिर पूरे 3 साल का, ऐसी बात होती है। तो अब यहाँ पे हमें अंतर बताना है, हम इसमें पास्कल लगाएंगे। पास्कल कैसे लगाएंगे, जैसे 6000 है, 3 की बात कर रहा है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात कर रहा है, ये हो जाएगा 1, ये 1 1 और ये 1 2 1। हमें किसका अंतर कहा है, हमसे कहा है CI2, CI3 और CI2 का अंतर आप बताओ। आप बताओ जरा, यहाँ पे CI3 और CI2 का अंतर कितना है, 1 और 1 का अंतर 0, यहाँ पे 2 और 1 का अंतर कितना 1, यहाँ पे 1 और 1 0 का अंतर कितना 1। अब हम इसको करते हैं अपना सॉल्व, इसको अपना क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मेरे साथ ही आप बताओ, 6000 का 20% कितना होगा, 6000 का 20% आपका 120 यानी कि 1200। कितना निकल गया था ना, ये तो निकल गया 1200। ठीक है, 1200 बन गया। अब 1200 का आपका 20% करोगे, 120 240 बन जाएगा। अब 240 का 20% करोगे, 48 बन जाएगा। तो आपके सामने टोटल कितना निकला है, 240 से 48 से, यानी कि 288। 288 आपका इनका डिफरेंस निकल के आ जाएगा 288। ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। पास्कल सभी को समझ में आता है ना, सीआई में यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। पास्कल समझ लो, आपकी पूरी की पूरी सीआई टूट जाती है और कोई दूसरा कंसेप्ट ही नहीं। एक वो चलता है जो मैंने आपको रिवाइज कराया था, टी साल में अगर ए से पी से ए हो रहा है, तो टी टाइम में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर से ए स्क्वायर हो जाएगा। टी बाई 2 टाइम में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लेते हैं। वो पॉइंट आप जरूर ध्यान देना, उससे भी क्वेश्चन अपने पास आते हैं। ठीक, आगे ये सैंपल लगे हुए हैं, आपको सैंपल जरूर अटेम्प्ट करना है भाई। आगे एक प्रश्न ये देखो क्या कहता है, ये हमसे कह रहा है अ वेंडर बाइज एप्पल्स एट 10 फॉर 120 एंड सेल्स देम एट 8 फॉर 100, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमें बताना है, क्या होगा। मेरे साथ ही आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, आप फार्मूला ध्यान दिया करो, आर्टिकल बटे का प्राइस गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, फिर आर्टिकल बटे का प्राइस गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ये तो होता है। आर्टिकल कितने हैं हमारे सामने, आर्टिकल है 10, प्राइस कितना है हमारे सामने 120। खरीदा गई चीज है, जो चीज खरीदी जाएगी वो क्या होती है, 100% होती है। आपने क्रय की यानी कि 100% है। उसके बाद बेचा है उसने 100 रुपए में 8, 8 आर्टिकल बेचा है 100 रुपए में, तो क्या हुआ पूरा, हम इसका देख लेंगे, मान लेते हैं x, जो निकल गएगा वो मान लेंगे। अब देखो, अच्छा x परसेंट, परसेंटेज से परसेंटेज आप निपटा दो, 10 से 10 निपटा दिया हमने। अब क्या कर सकते हैं, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटते इसको हम 25 बार में, 4 से काटते इसको 3 बार में, 4 से काटते इसको हम 25 बार में, 25 25 625, तो ये आ जाएगा 625 बटे कितना हो जाएगा 6 बराबर x। ठीक है, 6 से काटेंगे 6 कम 6 हो जाएगा, फिर कितना बचा 0, तो 6 और 6 चौको 24, 6 चौको 24, फिर 1 बचेगा, यानी 4 पॉइंट समथिंग कुछ प्रॉफिट निकल के आएगा, क्योंकि 104 आ रहा है ना, तो 100 से ज्यादा है यानी प्रॉफिट निकल के आएगा, 100 से कम होता है यानी कि लॉस होता, तो 4 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। ये उत्तर होगा, ये जवाब अपना नहीं हो सकते, ये अपने जवाब
कतई नहीं हो सकते। आपको ये पॉइंट अपना ध्यान देना है कि हमारे सामने 4 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट आएगा। ये फार्मूला जरूर ध्यान देना, ये फार्मूला आपकी हेल्प करेगा, क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। और मैंने आपको एक लॉजिक बताया हुआ था कि जब कभी भी हमारे सामने आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये समझना है कि जितने आर्टिकल हम खरीद के लाएंगे उतने आर्टिकल ही बेचेंगे, तभी एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस बता पाएंगे। अब ऐसे नहीं बता पाएंगे कि हमारे सामने एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस क्या है जब तक सारे आर्टिकल हमारे सेल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे सामने सैंपल लगे हुए हैं, आप सभी को जरूर करना है। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है, which of the following is the smallest number divisible by 9, 12 and 15 and leaves the remainder of 4 in each case। देखो दो कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं। ये पहला क्वेश्चन आया है तो मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है, पहला कंसेप्ट इसमें ये आता है जब हमसे कहता है रिमाइंडर सेम हो, रिमाइंडर रिमाइंडर सेम होता है। जब रिमाइंडर सेम होता है ना और नंबर आपको दे दे ए बी सी डी कुछ भी दे दे, तो आप निकालोगे एलसीएम किसका, ए बी सी डी का आप एलसीएम निकालोगे और प्लस का जो भी इनका रिमाइंडर आ रहा है ना वो रिमाइंडर आप जोड़ दोगे। जो भी रिमाइंडर आ रहा है आप वो रिमाइंडर इसमें जोड़ दोगे। दूसरी बात आती है इसमें रिमाइंडर अलग अलग आता है, रिमाइंडर रिमाइंडर डिफरेंट आता है, रिमाइंडर डिफरेंट आता है। अब डिफरेंट रिमाइंडर आता है वो बात आप समझना थोड़ा सा जरा। जैसे मान लो हमारे सामने नंबर दे देगा ए बी सी डी दे देगा और ये नंबर दे दिया आपको, ये नंबर दे देगा और इनके द्वारा बचे रिमाइंडर जो होते हैं कि मान लो इसमें पी रिमाइंडर बचा, इसमें क्यू रिमाइंडर बच रहा है, इसमें आर बच रहा है, इसमें एस बच रहा है। तो बात ये होती है ना इन सभी केस की मैं बात बता रहा हूं, सभी में आप देखोगे तो जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा बनेगा कि नंबर और रिमाइंडर का अंतर ये सदैव बराबर मिलता है, सदैव बराबर मिलता है। ये इनका इनका जो अंतर है ये सदैव बराबर मिलता है, यानी ये चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब कभी ये वाला केस बनता है ना तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप नंबर निकालने के लिए आप ऐसा करोगे, आप एलसीएम निकालोगे किसका, ए बी सी और डी का और माइनस कर दोगे। जो ये निकल के आ रहा है ना ए माइनस पी चाहे बी माइनस क्यू, यानी इन दोनों का डिफरेंस, अभी क्वेश्चन आ जाएगा आगे, इन दोनों का अंतर, अंतर यानी कि चाहे आप लिख दो ए माइनस का पी ऐसा करके या फिर आप समझ लेना कि इन दोनों का अंतर जो भी आएगा वो हमें वहां पे लेना है। एक तो ये केस आता है, एक ये केस आता है, बस इतनी कहानी इसमें से हमसे पूछा जाता है। अब देखो जरा, हमसे कह रहा है कि वो नंबर है जो हमारे पास, क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, नंबर को हम कैसे लिखेंगे, नंबर को ऐसे लिखेंगे ना, एलसीएम 9 12 15 का और प्लस का कितना कर देंगे, प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बच रहा है तो 4, ये पहला वाला केस है। अच्छा आप देखो नंबर 9 से कट रहा होगा और 4 रिमाइंडर दे रहा होगा। नंबर देखो 9 से कौन सा कट रहा है, 8 8 5 13 1 14, 4 रिमाइंडर दे नहीं रहा, 8 4 12 1 13, 4 रिमाइंडर दे रहा है, 8 7 15 4 रिमाइंडर नहीं दे रहा है, 8 8 16 4 रिमाइंडर नहीं दे रहा है। ये दे रहा है क्या, 8 1 9 5, ये भी रिमाइंडर, ये वाला हमारे पास सटीक जवाब हो जाएगा क्योंकि ये 4 रिमाइंडर दे रहा है। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, 9 12 15 का एलसीएम कितना निकल के आएगा, 9 12 15 का एलसीएम आ जाएगा निकल के 180, 180 ये प्लस का 4 तुम्हारे सामने 184 आपका सेट हो जाएगा। कल को आपको यहाँ पे ये पूछा जा सकता है यहाँ पे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ क्या होगी जो 9 12 15 से कटने पे 4 रिमाइंडर दे दे। तो आप तब पता है क्या करोगे, जब मैंने जो अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोला ना उसको, तो आप इसको ऐसे लेते हैं कि हमारे सामने ये 180 तो मल्टीपल आया था, इसका कोई के मल्टीपल होगा प्लस का 4, कितने नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने बोली। तो आप क्या करोगे, इसका तरीका यही होगा, आप चाहो तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाओ, नहीं तो अप्रोच ये होती है कि 999 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है, 180 से आप डिवाइड कराओगे, 18 5 90, 18 5 90 नहीं 900, 900 यानी कि हमारे सामने 99 बच गया। अब 99 बच गया यानी कि हमें ये समझ में यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा यानी 900 प्लस का 4। अगर ये बोलता हमसे, अगर हमसे ये बोलता कि एक 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 9 12 15 से विभाजित होने पे सब विभाजित होने पे हमारे पास प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 दे, तो ये वाला हमारे पास सटीक जवाब बैठता। कंसेप्ट इसका ऐसे वर्क करता है, ये बात आप सारे लोग ध्यान देना, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बताई है, ठीक। ये रिवीजन पॉइंट हो गए, आगे ये लगे हुए इनको आप सभी लोग करना और मल्टीपल देख के करना, आपसे मल्टीपल से क्वेश्चन ये जल्दी होते हैं और हर एक क्वेश्चन मल्टीपल से बन जाता है। जहां 3 का मल्टीपल दिख जाए वो हेल्प करता है, कई बार 8 की मल्टीपल हेल्प कर देती है, कई बार आपके सामने 9 की मल्टीपल हेल्प करती है, तो बहुत बारी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आगे एक प्रश्न हमारे सामने ये लिखा हुआ है, ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है एक पंखे का क्रय मूल्य अज्ञात है, एक खुदरा विक्रेता इसे इस प्रकार अंकित मूल्य पर अंकित करता है कि उसका अंकित मूल्य 5000 हो जाता है। वे इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हैं, छूट के बाद भी 25% प्रॉफिट होता है, तो पंखे का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। मेरे साथी मैं कहता हूं एमपी बटे सीपी में आपसे आप डिस्काउंट हटाते हैं जो आपको एसपी बटे सीपी मिलता है, तो हमारे सामने सीपी नहीं पता कितना है, सीपी लिखा, और ऐसे क्वेश्चन ना हर शिफ्ट में 2 1 2 आते ही रहते हैं।
ये 20% की छूट मिली, यानी कि 5 की चीज पे 1 की छूट 4 हो गया। उसके बाद इसको 25% का प्रॉफिट हुआ, 4 पे 1 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 5 हो गया। अगर हम इसको कैलकुलेट कराएं तो 5 से 5 कट गया हमारे सामने, 5 से काटेंगे इसको, 5 2 का 10 यानी कि 200 बार में, 4 चौको 16, 16 2 का 32। सीपी का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारे सामने? 3200 निकल के आ जाएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व होने चाहिए, इसमें आपका कोई भी टाइम नहीं लगना चाहिए, कोई टाइम, कुछ भी टाइम नहीं। आगे हमारे सामने ये क्वेश्चन लगे हुए, ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है। इसको मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक आप करोगे, दोनों सेम जैसे मैंने लगाए, क्योंकि ये बहुत बार आ रहे थे ना, ये वैरायटी बच रही थी तो मैंने डाल दी। देखो क्या कह रहा है हमसे, एक दुकानदार किसी ग्राहक को लगातार 3 बार 5, 10, 15 की छूट देने के बाद वस्तु के लागत मूल्य पर 40% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार केवल 5 और 10% की छूट देता है, तो लाभ कितना होगा, ये बात आप बताओ। देखो, सबसे पहले हमारी अप्रोच यही होगी, हम किस पे काम करेंगे? एमपी बटे सी पे काम करेंगे। कितने परसेंट का डिस्काउंट जा रहा है? 5% का। 20 पे 1 का डिस्काउंट जा रहा है, 19 का। फिर हमारे पास 5%, 10%, 15%। 10% तो ये जा रहा है, 15%, 20 पे 3 का डिस्काउंट यानी 17 पे जा रहा है। तब जाके इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40% का प्रॉफिट हो रहा है। 40% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 पे 2 का प्रॉफिट यानी 7 हो रहा है। अब जरा देखो, दूसरी लाइन हमसे क्या बोला कि डिस्काउंट सिर्फ कितना हो? 5 और 10 का हो। डिस्काउंट कितना हो? तो सिर्फ 5 और 10 का हो, यानी डिस्काउंट हमारे सामने ये हो 5 और 10। यानी कि अगर दूसरी लाइन अगर लिखना चाहे ना, अगर बेसिक से, तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे कि ये 20 पे 19 का डिस्काउंट हो जाए और एक 10 पे 9 का डिस्काउंट हो जाए, बाकी हमें नहीं चाहिए। तो हम कहेंगे यार इतना मान हमें चाहिए, तो इतना मान हम कैसे निकाल सकते हैं? हम यहाँ से सिर्फ हम इसको एक लाइन में कर सकते थे, हमें जरूरत नहीं थी, हम इतना देखते ही ना, हम सिर्फ तो ये लिखते, ये 20 का गुणा इसके साथ हो जाएगा 140 और बटे कितना 17 5 85, यानी यही तैयार होता, यही तो तैयार होता। बोलोगे हाँ बिल्कुल तैयार होता। 5 से काटते 17 बार में, 5 से काटते इसको 2 यानी कि 28 बार में, 28 बार में कितने का प्रॉफिट जा रहा है? ये 9 का प्रॉफिट जा रहा है, 9 7 16 होता है। अच्छा, 11 का प्रॉफिट जा रहा है 17 पे, गुणा आप 100 कर दोगे, तो 1100 बटे का 17 हो जाएगा। 1100 बटे 17 हो जाएगा, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 छह का 102। तो हमारे सामने कितना बन जाएगा? 60 समथिंग बन जाएगा हमारे सामने। ठीक है? तो ये हमारे सामने कुछ बनेगा, आपके सामने 64 ये वाला निकल के आ रहा है ना, 64.71, क्योंकि और 60 वाले 2 ऑप्शन है। चलो कोई बात नहीं, हमने लिख दिया। तो देखो 17 छक्का 102 बचा कितना 8, 8 जीरो बचेगा, 17 चौको 68, तो 64 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से डील कर सकते थे यहाँ पे इस पॉइंट। अब ये वाला क्वेश्चन आप सारे लोग जरूर करना, ठीक है ना? और ये वाली लाइन जो मैं लिखता हूं ना, एमपी बटे सीपी में से डिस्काउंट हटाते जाओ, एसपी बटे सीपी मिलता है, ये लॉजिक बड़ा खतरनाक है भाई। इससे बहुत क्वेश्चन आपके टूटते हैं। अब से ये वाला पॉइंट आया हमारे सामने, हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, इससे तो मैं पहले 1 2 क्वेश्चन और करा चुका हूं इस बेस पे, तो इसकी रिवीजन करेंगे। देखो ये 12 है, सभी को पता होता है अगर इनका डिफरेंस हमारे सामने यहाँ पे 1 है तो 1 का डिफरेंस आना चाहिए, 4 गुणा 3। अब बीच में प्लस पूछा है तो बड़ा वाला जवाब हो जाएगा, अगर माइनस पूछता छोटे वाला हो जाता है। अब मान लो कल को यहाँ पे ऐसा देता, कल को यहाँ पे ऐसा देता आपको 35 प्लस का 2√35 और प्लस का 2√35, ऐसा ऐसा ये देता रहता और इन्फिनाइट तक दे देता, ये बात देता बिल्कुल ऐसे चलता। तो अब पता है जैसे यहाँ पे एक एक का इसके अंडर रूट के बाहर एक दिख रहा है, यहाँ भी सबका एक एक दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 दिख रहा है, कल को यहाँ पे 3 दिख सकता है। तो आपको अगर लॉजिक बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो कि इसके आप ऐसे फैक्टर करो कि इनका डिफरेंस कितना है 2, तो हम बना लेंगे 5 और 7 का। अब बीच में प्लस लगा हुआ है तो बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला आंसर। ऐसे हमारे सामने एक कहानी बन जाती है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है भाई? बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये पूरे के पूरे रिवीजन पॉइंट लगे हुए हैं, कैसे? अगर a अंडर रूट ए अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका आंसर हमारे सामने a आता है निकल के। अगर a अंडर रूट ए और ये n टर्म तक जा रहा है तो रिजल्ट आता है a की पावर 2 की पावर n माइनस का 1 अपॉन का 2 की पावर n, ये रिजल्ट आता है निकल के। अगर a प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए और वो वाली बात ना लग रही हो, यानी डिफरेंस 1 ऐसा ना मिल रहा हो, तो हमारे सामने फार्मूला होता है अंडर रूट 4a प्लस का 1 प्लस का 1/2, ये बनता है। ऐसे अगर मान लो यहाँ पे माइनस आ जाए तो अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस का 1 बटेगा 2, ये वाली बात बन जाती है। इसके बाद मान लो a प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए प्लस ए प्लस बी अंडर रूट ए, ऐसे चलेगा, तो यहाँ पे b आएगा, ठीक है? बी अंडर रूट ए ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो जब ये चलता है ना, तो आपके सामने रिजल्ट क्या आता है? अंडर रूट 4a प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी बटेगा 2। किसी जगह पर माइनस माइनस चल जाए, माइनस माइनस चल जाए, तो यहाँ पे आता है 4a प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी बटेगा। अगर आपको ये बात याद हो गई ना, इससे ये बात याद हो जाएगी कैसे? यहाँ पे क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक एक छुपा हुआ है, मान लो यहाँ पे एक एक छुपा हुआ है, तो यहाँ पे वही है 4a प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस का 1। अब यहाँ पे क्या आ गया? इस जगह पे b आ गया, b आ गया, तो बी स्क्वायर प्लस का b बटेगा 2 कर दोगे। ऐसे आप इसको रिलेट करके पढ़ा करो, लॉजिक से पढ़ा करो, जिसको मल्टीपल टाइम्स आपको याद रहे, ठीक है? वो बातें हो गई।
अब यहाँ पे आ जाओ 7 नंबर पॉइंट, ए प्लस अंडर, ये प्लस आए, ये माइनस आए, ये प्लस आए, ये माइनस आए, ये प्लस आए, आगे माइनस चले, तो क्या निकल के आता है अंडर रूट 4a माइनस का 3। प्लस वाली बात है तो प्लस 1 बटे का 2 कर दोगे। अगर माइनस वाली पहले माइनस आ जाए बाद में प्लस आए, पहले माइनस आए बाद में प्लस आए, तो फिर 4a माइनस का 3 माइनस का 1 बटे का 2 आता निकल के। ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई है, आपको ऐसा कर लेना है। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं बन सकते, तो फार्मूला लगाओ अपने पास, फार्मूला से आ जाएगा। आगे ये प्रश्न लिखा हुआ है, ये हमसे क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 16 इक्वल 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। सबसे पहले हम रूट पढ़ लें। रियल और डिस्टिंक्ट रूट किसके होते हैं? जो हमारे सामने बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तब होता है ना। चाहो तो हम पहले इस क्वेश्चन को कर लें, बात को रिवीजन कर लें। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट तब होंगे जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा हमारे सामने किससे? 0 से। बी का मतलब k, तो ये हो गया अपना k स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 16, ग्रेटर देन कितना है 0। तो के स्क्वायर कितना मान 16 चको 64, 64 से बड़ा होगा, तो के का मान किससे बड़ा आएगा निकल के? 8 से बड़ा निकल के आएगा। के का मान सदैव 8 से बड़ा होगा, उत्तर अपना ए तैयार हो जाएगा। सारे पॉइंट इसके रिवाइज करेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट एक बार ही पढ़ा चुके हैं इसको। नेचर ऑफ रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? डी यानी कि विविधकर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट हमारे सामने रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। ये कहानी होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो रूट रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। रियल होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे साथ इस 0 से छोटा है तो रूट कैसे आते हैं? इमेजिनरी आते हैं और अनइक्वल आते हैं। इमेजिनरी और अनइक्वल क्योंकि निगेटिव चला जाता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर परफेक्ट स्क्वायर, कई बार परफेक्ट 9 आ जाए 16 आ जाए, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, तो रूट हमारे सामने रेशनल आते हैं और इंटीजर होते हैं। रेशनल होते हैं और इंटीजर होते हैं, ये पॉइंट ध्यान देना। फिर क्वाड्रेटिक में हमें क्या बात ध्यान देनी थी? धराचार्य फार्मूला में इसमें लगाते हैं ax स्क्वायर bx प्लस c में x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a होता है। माइनस अगर प्लस वाले में निकालना है तो प्लस वाला बीच में ले लोगे, अगर माइनस वाले में निकालना है माइनस वाला बीच में ले लोगे। अगर सम ऑफ रूट बताना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a होता है। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट बताना होता है तो c बटे का a होता है। अगर जनरल इक्वेशन हमारे पास रूट गिवन हो, जनरल इक्वेशन कब होती है? एक्स स्क्वायर जब रूट दे देता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल 0। ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। ये इक्वेशन का फार्मूला आप ध्यान देना, ये सारे पॉइंट से आपके आंसर आते हैं, वो आप ध्यान देना। आगे हमारे सामने क्यूबिक इक्वेशन आती है। क्यूबिक इक्वेशन सबसे पहले ऐसे लिखी जाती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। अब हमारे सामने इसका सम ऑफ रूट बोलता है। सम ऑफ रूट वही निकल के आएगा जो माइनस का b अपॉन का a होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकल के आता है? माइनस का d बटे का a आता है। और हमारे सामने दो दो के प्रोडक्ट का सम जो आता है ना, प्रोडक्ट, वो c बटे का a निकल के आता है। आपको ये बात ध्यान देनी है। और हमारे सामने यहाँ पे जो अल्फा बीटा, इसको हम क्या बोलते हैं? मूल भी बोल देते हैं हिंदी में, शून्यक बोलते हैं, हल भी बोलते हैं, जीरो भी बोलते हैं, और इंग्लिश में एक ही नाम होता है इसका, सिर्फ रूट। ठीक है, ये बात। आगे दो सैंपल क्वेश्चन लगे हुए हैं, आपको तसल्ली से इसके दो सैंपल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। मेरे साथ ही एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 प्लस, अब देखो हम लोग जब पढ़ते जा रहे हैं, मैंने कहा था ना 10 क्लासें आपसे मांगी थी, और 10 क्लासेस के बाद आपको क्या दिख रहा है? सही बातें बिल्कुल बातों पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं? बताओ बताओ भाई। जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, क्योंकि मुझे पता था ना कि स्टार्टिंग में क्लासेस लंबी जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको बतानी है, बहुत सारी बातें आपको दिखानी है। अब आपका सब देखा देखा सा लग रहा होगा, 4 क्लासेस के बाद आपको लगेगा यार ये तो मैं बहुत पहले पढ़ चुका हूं, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत पहले पढ़ चुका हूं। यही फायदा होगा कि 30 क्लासेस में आपकी पूरी मैथ आपकी इतनी सी मुट्ठी में होगी। देखना ये चीज, आपके सपने में ये सारी चीजें घूमेंगी। कभी मैथ के क्वेश्चन एक आएगा ना, आप चेन बना करके पूरी पूरी बातें रिवाइज कर लोगे। इसका बहुत फायदा है, ये आपको समझ में आएगा कुछ दिन के बाद। अब चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है? आइडेंटिटी पता है ना? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है सामने? कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये बात हो गई। अब ये सेक एक्स माइनस का टेन एक्स, सेक एक्स प्लस का टेन एक्स है। सेक एक्स माइनस टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमें सॉल्व करना है, ऑप्शन में हमें ये सब दिख रहा है। सेक एक्स माइनस टेन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन बटे का कॉस और 1 प्लस का साइन बटे का कॉस। कॉस से कॉस कट जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे का कॉस स्क्वायर और 1 बटे का साइन स्क्वायर। तो ये चला जाएगा हमारे सामने साइन स्क्वायर बटे का कॉस स्क्वायर इंटू ये हमारे सामने 1 माइनस का साइन और 1 प्लस का साइन। तो ये क्या हो जाएगा सामने? टेन स्क्वायर 1 माइनस का साइन बटे 1 प्लस साइन। टेन स्क्वायर 1 माइनस का साइन बटे 1 प्लस साइन, ये वाला इसका जवाब हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, कोई दम नहीं थी इसमें, कुछ नहीं करना, प्योर बेसिक क्वेश्चन है। साइन बटे कॉस टेन होता है और 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, वो तो लिखा ही हुआ है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसमें ये रिवीजन पॉइंट है। अब रिवीजन पॉइंट में आपको कई सारी बातें आपको खुद से याद रहती हैं।
लेकिन आपको मैं कह दूं कुछ बातें आप जरूर याद करो, जैसे ये वाला साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 बराबर 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर की बात आए तो 1 प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा कह दिया करो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो 1 माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा कह दिया करो। अगर साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। इसके बाद हमारे सामने cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा होता है, फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला चलता है। ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे। फिर आप ये वाले फार्मूला सभी को पता होता है। sin a प्लस b क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b होता है। sin a माइनस b क्या होता है, sin a cos b माइनस sin a माइनस cos a sin b होता है। cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b और प्लस sin a sin b होता है माइनस वाले में। और cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b होता है। ये चीज होती है। tan a प्लस b का फार्मूला सभी को याद होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। cot a प्लस b बताओ क्या होता है, cot b cot a माइनस का 1 अपॉन cot b प्लस cot a, वो चीज होती है, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ये माइनस का होता है। आप फार्मूला ये वाले तैयार करो कि sin a प्लस b में से अगर प्लस sin a माइनस b करते हैं तो 2 sin a cos b आता है। sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b करते हैं ना तो 2 cos a sin b आता है। अगर cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b करते हैं ना 2 cos a cos b आता है निकल के। अगर cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b करते हैं ना माइनस का 2 sin a cos b आता है। ये सब जब मैंने पहली बार लिखा था तो हाथ से लिख करके आपको समझाया था, इसलिए ये ले आते हैं जिससे कि आपका टाइम कम सेव हो पाए और आपकी चीजें लगातार आप देखते चलो इन चीजों को, ठीक। वो बातें हो गई। फिर हमारे सामने यहाँ पे सी डी देख लो। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर ये माइनस यहाँ पे नहीं लगाना था तो साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। अब ये देखो साइन ए प्लस बी और गुणा साइन ए माइनस बी करना हो तो साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी होता है। आपको अगर इसको चेंज करना है तो इस वाले को चेंज करो, कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर है। ऐसे ही cos a प्लस बी गुणा cos a माइनस बी करना हो तो cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर b होता है। फिर अगर इसको चेंज करोगे तो cos स्क्वायर b माइनस का sin स्क्वायर a निकल के आता है। ये वाले फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ये भी क्वेश्चन में आते हैं, तो आप नहीं कर पाते हो, गड़बड़ी आप यहाँ करते हो, ये आपको याद होते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है sin 2 थीटा, तभी भी थीटा के अगर मान लो हाफ एंगल पे आना है, sin 16 थीटा को हाफ एंगल पे आना है तो 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा कर दोगे। आपको cos 4 थीटा पे cos 4 थीटा से 2 थीटा पे आना, हाफ एंगल पे आना है तो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा कर दोगे। मतलब ऐसा फ्लो बना हुआ आपकी मेंटेन रहे। cos 2 थीटा क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। अब tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको sin 2 थीटा का फार्मूला tan के पदों में बताना है। तो मैंने कैसे समझाया था कि आपने एंगल ले लिया 2 tan, आपने एंगल ले लिया थीटा, इधर हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, उधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा निकल के sin 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा का बताना है, cos 2 थीटा का मान बताना है tan के पदों में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसी बातें आपको मेरे साथी तैयार करनी है। अब sin 3 थीटा निकालना है, 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा पढ़ना है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा होता है। अब tan 3 थीटा है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों के याद होते हैं, लेकिन ये पे लोगों को दिक्कत आती है। जो दिक्कत आती है ना वो मैं पढ़ूंगा, बार-बार पढ़ूंगा आपके लिए। ठीक, ये अब sin थीटा माइनस sin थीटा इनटू sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा है, वो 1/4 और sin 3 थीटा होता है। cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा 1/4 cos 3 थीटा होता है। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा है, तो ये होता है tan 3 थीटा। ये प्रॉपर इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है तो आप देख सकते हो sin अल्फा बराबर cos बीटा, tan अल्फा बराबर cot बीटा, sec अल्फा बराबर cosec बीटा, sin अल्फा sec बीटा बराबर 1 और tan अल्फा tan बीटा बराबर 1, sec अल्फा sin बीटा बराबर 1 और cot अल्फा cot बीटा बराबर 1। ये चीजें हमारे सामने चलती हैं। फिर ये वाली बात आती थी भैया कि आपके सामने कभी ऐसी बात लिखी हो 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a इसका अंडर रूट, तो इसको सीधे-सीधे लिख लिया करो 1 प्लस sin a बटेगा cos a। अब इस चीज को आप सीधे लिख सकते हो cos a बटे 1 माइनस का sin a। अगर मैं इसको चेंज कर दूं ना इसको, तो इसका रेसिप्रोकल भी चल जाएगा cos a बटे 1 माइनस का sin a। ठीक है, अगर इसको हम उसको कर दें, ठीक, चेंज कर सकते हैं। अब ये sec a प्लस tan a इसको बोल सकते हो और 1 अपॉन का sec a माइनस का tan a इसको आप कह सकते हो। कोई आपत्ति इसमें किसी को नहीं है। ऐसे ये चीज लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है, इसको भी आप चेंज करके अपने आप में लिख सकते हो। ये वाली बातें आप जरूर ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन आते हैं, लोग फंसते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 या फिर पाई हो तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर क्या होता है, tan a tan b tan c होता है। अगर हमारे सामने इसमें कॉट में लिखना है cot a cot b प्लस cot b cot c cot a बराबर 1 होता है। अगर यहीं पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो जाए या फिर पाई बाई 2 हो जाए तो cot a प्लस cot b प्लस cot c बराबर cot a cot b cot c होता है। और या फिर tan में लिखना है tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a बराबर 1 होता है। इधर आ जाओ, a प्लस बी कभी 45 होता है तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b बराबर 2 आता है।
इसमें अगर कॉट में लिखना है 1 माइनस का कॉट है, 1 माइनस कॉट भी बराबर का 2 आता है। अब a प्लस बी कभी 30 आ जाए, √3 प्लस tan है और ब्रैकेट में √3 प्लस tan भी बराबर 4 आता है निकल के, वो बात आप देखो लिखी हुई है। अब a प्लस बी कभी 45 हो जाए तो 1 माइनस का tan है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, 1 माइनस का tan है, 1 माइनस का tan भी बराबर 2। कॉट में लिखना है 1 प्लस कॉट भी, 1 प्लस कॉट भी और 1 प्लस कॉट है बराबर 2 आता है निकल के। ये पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। ये एक्स्ट्रा वैरायटी आपको तैयार होनी चाहिए कि a sin थीटा b cos थीटा बराबर m हो, a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर n हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर सम करके जोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसी बात को चाहे मैंने कहा था चाहे इसके कोएफिशिएंट चेंज कर लो, चाहे एंगल चेंज कर लो। यहाँ देख लो इसके कोएफिशिएंट चेंज हो गए, ये कोएफिशिएंट ऐसे बदल गया। यहाँ पे देख लो आपके एंगल बदल गए। तो आपको ये चीजें आपको रिलेट करके पढ़नी है, सम में यही कहानी होती है। इन दोनों में से दोनों माइनस होते हैं, इसमें से एक प्लस एक माइनस होता है, इन दोनों में से माइनस होते हैं। ये बात आप ध्यान देना कि साइन और कॉस वाले में क्या होता है, एक प्लस एक माइनस होता है, और सेक और टेन वाले में से, सेक और टेन वाले से दोनों माइनस होते हैं, कॉसेक और कॉट वाले में से दोनों माइनस होते हैं। ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आगे अब ये वाले पॉइंट मैंने बताए थे, इस वाले पॉइंट को देखो मैंने कैसे बताया था आपको। कभी साइन है माइनस कॉस से प्लस का 1 और ये लिखा हुआ है, इसके रिजल्ट तो ये निकल के आते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक लिंक बताया था। आगे साइन दिया हुआ है तो आप इसको कॉस से डिवाइड कराओगे, कॉस से डिवाइड करो, कॉस से डिवाइड करने पे ये निकल के न्यूमरेटर को देखोगे tan आएगा, माइनस का 1 और प्लस का ये सेक आएगा। अब सेके प्लस का tan लिखा हुआ है तो रिजल्ट हमारे सामने सीधे सीधे सेके प्लस tan आ जाता है। ऐसे इसको आप ये लिख सकते हो, फिर इसी को आप ये लिख सकते हो, और इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। मैंने ये सारे पॉइंट आपको बताए हैं। इसमें भी आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे कॉस से, कॉस से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपका, कॉस से डिवाइड करोगे आपका बन जाएगा tan a प्लस का 1 और माइनस का सेके। अब यहाँ पे सेके माइनस का tan a रिजल्ट निकल के आ जाएगा। इसी से ये बात लिख सकते हो, इसी से ये बात लिख सकते हो, और इससे ये बात लिख सकते हो। ये सारे पॉइंट आपके जहन में ऐसे ही हमारे सामने जब पहले कॉस आ जाता है, इसको साइन से भाग कराएंगे तो फिर रिजल्ट ये बनता है, इसी से ये बन जाता है, इसी से फिर इस वाले से ये बनता है, और इस वाले से ये बन जाता है। ऐसे ये वाला पॉइंट आता है। देख लो भैया, सारी चीजें आपके हाथ में है। क्या ही है इसका, कुछ रोल नहीं है इसका। आगे ये दो हमारे सामने सैंपल क्वेश्चन लगे हुए हैं, आप सारे लोग करना। आगे एक प्रश्न ये क्या कहता है, ये हमसे कह रहा है अ मैन डिपॉजिट्स 15 लाख नहीं 1,50,000 एट अ सीआई रेट ऑफ 10% पर एनम। आफ्टर द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड, ही विथड्रॉ 50% ऑफ द इंटरेस्ट। जितना इंटरेस्ट का 50% उसने निकाल लिया। व्हाट इज अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। इसको हमें ऐसे नॉर्मली लॉजिक से ही करना पड़ेगा। कैसे, देखो 1,50,000 रुपए जमा किया, 1,50,000 रुपए उसने जमा किया, इसका 10% ब्याज था। अब 10% ब्याज इस पे मिलेगा, तो अगर इसका 10% मैं निकाल दूं, 1/10 निकाल दूं, तो 15,000 इसका ब्याज था। अब 15,000 इस पे ब्याज मिला। अब 15,000 ब्याज का ये आधा निकाल लिया, यानी आधा निकाल लिया तो कितना बचा, 7500 बचा। 7500 बचा। पहले वर्ष का ब्याज जमा होने के बाद वो अर्जित ब्याज का 50% निकाल लेता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में शेष राशि क्या है। अब 7500 बचा है ना, अभी 15,000 तो उसकी वो था, 15 7500 जुड़ जाएगा, तो 15,000 1 लाख ये कितना भैया बताओ, 15 तो था, ये 7500 जोड़ेंगे 1,50,000 में से, जीरो आएगा और 5 7 15,000 7 ये निकल क्या जाएगा, जाएगा ना 1,57,500। अब इस पे हमें फिर से ब्याज मिलेगा क्योंकि दूसरे साल के अंत में जाना है। 10 पे एक ब्याज मिलेगा, नहीं 11, क्योंकि अब की बार अमाउंट बताना है हमें कि दूसरे साल के अंत में उसके पास राशि क्या है, ये तो बताना है। जीरो से जीरो काट लो, 11 5 55, यानी 5 के आगे एक जीरो आएगा, 5 के आगे एक जीरो यहाँ दिख रहा है। उत्तर आप ये मार कर सकते हो, उत्तर आपका ये सही हो जाएगा। या फिर आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो, 11 का मल्टीपल भी आपका दिख सकता है। ठीक है, बाकी हमारे सामने जवाब यही बनेगा 1 7 3 2 5 0 3 2 5 0। ठीक है, ये आपका राइट उत्तर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन ने बोला है वैसे का वैसा ही हमने किया है, और कोई काम नहीं। आगे 2 सैंपल क्वेश्चन लगे हुए हैं, आपको अटेम्प्ट करना है। मेरे साथ ही हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आया, ये सब सीएसएल के क्वेश्चन पूछे गए। मैं अपने घर में नहीं बना रहा हूँ, मैं ईयर वाइज बस चल रहा हूँ, जो क्वेश्चन मिलते चल रहे हैं वो मैं डालते चल रहा हूँ। ये प्रश्न क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर ये, और इसका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट बताना है। अब सेंट्रोइड का भी कोऑर्डिनेट आपको बताना है, तो एक्स आपको निकालना है। तो आपको फार्मूला मैंने क्या बताया था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। आपको y निकालना है, तो y का फार्मूला क्या था, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यही था ना हमारे सामने। और मिड पॉइंट निकालना होता है x1 प्लस x2/2 होता है, और y का मान निकालना y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा, 1 प्लस 5 प्लस 1 बटेगा 3, 5 1 6 6 1 7, यानी कि 7/3। 7/3 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग 33। ये वाला उत्तर बन जाएगा आपका। दूसरा वाला निकालना है, दूसरा वाला भी आप निकाल सकते हो। ये सारे पॉइंट मैंने पढ़ा रखे हैं भाई, इसकी रिवीजन कर लेंगे एक बार और। देखो सबसे पहले स्लोप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी स्लोप पे पकड़ नहीं है तब तक आप ये समझ लेना आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि स्लोप से ही क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चन बनेगा ना, लाइन आपको निकालनी बनेगी स्लोप से ही बनेगी।
तो सबसे पहले हम स्लोप होती क्या है हमारे सामने, राइज बटेगा रन होता है, यानी कितना डेल्टा वाई में चेंज आया और कितना हमारे सामने डेल्टा एक्स में चेंज आया। डेल्टा वाई बटेगा डेल्टा एक्स आपका स्लोप होता है। डेल्टा वाई मतलब y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस x1, ये हमारे पास प्योर स्लोप होती है। जब कभी दो पॉइंट आपको गिवन हो, स्लोप निकालनी हो, तो ये वाली बात सॉलिड होती है। इसके बाद हमारे सामने कभी लीनियर इक्वेशन होती है तो y बराबर mx प्लस c आता है। लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस का c हो तो उसका इसी से कंपेयर करके, चाहे बात ये कंपेयर करके ही ये बात आई है कि m बराबर माइनस का a बटेगा b इसकी स्लोप होती है। दोनों से आप ध्यान देना, इससे भी और इससे भी। फिर दो पॉइंट है, जैसे मान लो एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इसका हमें स्लोप निकालना है तो m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है। कभी कभी हमारे सामने एंगल दे देता है तो एंगल की अगर स्लोप निकालना हो तो m बराबर tan थीटा होता है। ये बात आप सभी को ध्यान देना है मेरे भाई। फिर इसके बाद जब कभी भी हमारे सामने एक पॉइंट बताओ, एक स्लोप बताओ, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आते हैं, इस जगह से नहीं आते हैं तो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी एक मतलब स्लोप पता हो, एक पॉइंट गिवन हो, तो हमारे सामने इसकी लाइन ऑफ इक्वेशन क्या निकलती है, m बराबर y माइनस का y1 बटे x माइनस का x1। इसको आप ऐसे भी तैयार कर सकते हो, m x माइनस x1 बराबर y माइनस का y1। वो ये पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। फिर हमारे सामने बात आती है व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। जब कभी भी लाइनें हमारे सामने परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर है, लाइनें हमारे सामने परपेंडिकुलर है, तो उनका स्लोप क्या होता है, m1 m2 इक्वल माइनस का 1 होता है। अगर हमारे सामने लाइनें पैरेलल होती हैं, लाइनें पैरेलल हैं, तो उनके बीच की स्लोप क्या होती है, m1 बराबर m2। दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो स्लोप बराबर निकल के आती है। ये आपके सामने चीजें हैं। फिर इसके बाद हमारे सामने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ये हो गए, और इंटरनली डिवीजन हमारे सामने इंटरनल डिवीजन आता है कि जैसे दो पॉइंट आपको दे देगा, कोई बीच में पॉइंट है, किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहे हैं। x का मान निकालना है mx2 प्लस का nx1 बटेगा m प्लस n करते हो। y का मान निकालना है my2 प्लस का ny1 बटेगा m प्लस n करते हो। आपको एक्सटर्नल डिवीजन निकालना है mx2 माइनस का nx1 बटे m माइनस n। यहाँ पे एक्सटर्नली में माइनस होता है, इंटरनली में प्लस होता है। ये बात आप सभी लोग ध्यान दे सकते हो। यहाँ पे आगे हमारे सामने सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना मेरे साथी। कभी भी दो लीनियर इक्वेशन हो तो आपसे कह देगा बताओ ये लाइनें कैसी हैं, या तो इंटरसेक्टिंग होती हैं, या तो ओवरलैपिंग होती हैं, या तो पैरेलल होती हैं। तो हमारे सामने लाइनें अगर हमारे सामने a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 फंस जाए, तो आप ये समझ लेना लाइनें हमारे सामने कैसी होती हैं, ओवरलैप करती हैं, यानी कि इनसे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं। लाइन ओवरलैपिंग होती है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं, अनेक हल होते हैं इसके। अगर हमारे सामने a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 हो जाए, तो लाइंस कैसी होती हैं, सामने पैरेलल होती हैं। पैरेलल में हमारे सामने कोई सोल्यूशन नहीं बनता है, नो सोल्यूशन होता है। अगर लाइनें हमारे सामने a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 हो, तो लाइनें हमारे सामने इंटरसेक्टिंग होती हैं, और इंटरसेक्टिंग होती है सिर्फ एक सोल्यूशन बनता है, उसे हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन बनता है। ठीक है, ये बातें आपको तैयार होनी चाहिए। इसमें आप ये बात ध्यान देना, जैसे मान लो मैंने कहा लाइन पैरेलल है, 3x प्लस का 4y प्लस का मैंने 7 बराबर 0 लिख दिया। दूसरी लाइन जो होगी ना उसमें ये जरूर कॉमन होगा, 3x प्लस 4y जरूर होगा। यहाँ चाहे 11 कर लो, चाहे 15 कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, मतलब इतना पार्ट आपका सेम रहेगा। लाइनें पैरेलल में ये पार्ट आपका सेम आता है। ये पॉइंट आप सभी लोग ध्यान देना। डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंटों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात हो गई। कभी मूल बिंदु से डिस्टेंस पूछे तो आपको एक पॉइंट दे देगा, तो ये डिस्टेंस निकल गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, इसी फार्मूले से डायरेक्ट निकल सकता है। फिर हमारे सामने कई बार लाइनें होती हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। देखो जब लाइनें परपेंडिकुलर होती है ना, एक लाइन है और ये x1 y1 पॉइंट से परपेंडिकुलर है, तो ये क्या निकल गया था, डिस्टेंस निकालना है ax1 प्लस का by1 प्लस का c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बनता है। अगर लाइनें पैरेलल होती हैं और इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, c1 माइनस का c2 बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता है। ये बातें आप सभी को कंठस्थ होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। भैया ये सैंपल क्वेश्चन था, यहाँ नंबर पड़ गया, कोई बात नहीं, इसको आप सारे लोग अटेम्प्ट करना, सैंपल है, ठीक है, सैंपल है। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 45 लिव्ड रिमाइंडर 27 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 27 लिव्ड रिमाइंडर 9 फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर। हमें ऐसा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। मेरे साथी आप जरा सोचो, 45 से भाग देने पे 27 बच रहा है, 27 से भाग देने पे 9 बच रहा है, यानी कि अगर हम एक बात देखें ना तो वही बात आ गई, नंबर को 45 से भाग करा रहे हैं, 27 बच रहा है शेष, यानी 18 रिमाइंडर। अगर हम 27 से भाग करा रहे हैं तो हमारे सामने 9 बच रहा है, यानी हमारे सामने 18 रिमाइंडर। तो ये कहीं ना कहीं वो वाली बात हो गई जैसे मैं कहता था ए बी सी डी से आपका डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट बच रहा है, लेकिन इनका अंतर क्या है, सेम है। तो इसका लॉजिक कैसे सेट होगा, आपको नंबर कैसे निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। ए इसका कहाँ पे, यहाँ पे कितना है, 9 है, नहीं 45 से 27 है, 45 27 और कितना हो जाएगा माइनस का ये 18, माइनस का 18। देखो आप जरा सा एलसीएम एचसीएफ में आप अंतर समझते हो, देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, शायद आप कंफ्यूज होते हो। देखो एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है
जो भी निकल के आएगा वो सारे नंबर से कट रहा होता है, सारे नंबर से कट रहा होता है। क्या बोला मैंने? एलसीएम जो भी होता है, जैसे मान लो हमने कह दिया कि ये 16 है, ये 24 है, इसका एलसीएम बताओ। आप कहोगे इसका एलसीएम निकल के आएगा 48, एलसीएम 48 आएगा। अब ये 48 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है ना जो 16 से 24 से दोनों से कटेगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे एचसीएफ की बात कर दूं, एचसीएफ कितना निकल गया दोनों का? 8 निकल के आएगा, 8 निकल गया। अब ये ऐसा नंबर है जो दोनों को विभाजित करेगा। ये नंबर दोनों से विभाजित होता है, ये दोनों को विभाजित करता है, इतना अंतर होता है। और ये लैंग्वेज पढ़ के आप ये आराम समझ जाओगे कि इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखो, एक संख्या को 45 से भाग देने पे 27 बचा, तो 27 से भाग देने पे 9 बचता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ। मतलब सबसे छोटी संख्या में ऐसे भाग कराओ कि इससे भाग कराएं तो इतना बच जाए, इससे भाग कराएं तो इतना बच जाए। तो मैंने एक नंबर ये निकाल लिया, दोनों से चला जाए, फिर उसमें से ये घटा देंगे तो हमारे सामने बात अपने पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखो जरा, तो हमारे सामने इसका एलसीएम कितना बनेगा? 135। 135 माइनस का 18, सबसे छोटा नंबर पूछा है, 135 माइनस 18 कुछ भी बोलता है। 3 अंकों की सबसे ऐसी छोटी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे के लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी बोला है, तो यहीं पे यही बात आ जाएगी। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7, 117 इसका जवाब हो जाएगा। अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा ये क्यों कर रहे हैं? एक लॉजिक होता है इसका, वो भी मैं समझाता हूँ। देखो होता क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ, आप कोई नंबर है आपके सामने 77, 77, मैं कहूँ अगर, आप बताओ अच्छा इसमें से क्या जोड़ें कि नंबर 13 से कट जाए? आपके सामने क्वेश्चन आता ना कि 77 में क्या जोड़े नंबर 13 से कट जाए? आप क्या करोगे? आप कहते हो 13 बचे 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, बटे कितना बचा? 2 और 1। अगर हमें ऐड करने वाली बात आती है तो हम क्या ऐड करते हैं? हम यही ऐड करने आएंगे, 13 और इन दोनों का अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर जो होगा ना, 13 माइनस 12, इन दोनों का अंतर कितना ऐड करेंगे? 1। आप क्या देख रहे हो, 77 में से 1 ऐड करोगे 78 बनेगा, जो कि 13 से कटता है। अब मान लो हम कहते हैं इसमें क्या सबट्रैक्ट करें कि नंबर 13 से कट जाए, तो सबट्रैक्ट वाली बात आएगी। 77 में जो रिमाइंडर आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, ये रिमाइंडर आप सीधे सीधे सबट्रैक्ट कर दोगे। इस लॉजिक पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ऐड करने के लिए क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आप ऐड करोगे। सबट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्ट रिमाइंडर एक्स्ट्रा आया है, उसको आप सबट्रैक्ट कर दोगे। तो ये बातें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। आगे सैंपल लगे हुए हैं, आपको करने ही है। आगे एक प्रश्न हमारे सामने ये लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है? Ravi scores 40% marks and fails by 30 marks. Sohan scores 50% marks and get 20% marks more than the pass mark. यहाँ पे हम पास मार्क को इक्वेट कराते हैं बस, और कुछ नहीं। जैसे रवि के 40% अंक मिले हुए हैं और ये इतने अंकों से फेल हो गया, यानी इसको अगर 30 और मिल जाते तो ये भी पास हो जाता। बाकी दूसरी तरफ क्या है, सोहन को 50% अंक मिले हैं और वो परीक्षा से 20 अंक अधिक है, मतलब इसके अगर 20 कम भी आते तब भी ये पास हो जाता। तो 50-40 में से 10% और 30-20 कितना हो जाएगा आपका? 50। तो आपके सामने टोटल अंक पूछा है, नहीं 100% का मान पूछा है, 100% का मान कितना बन जाएगा आपका? 500 बन जाएगा इसका राइट उत्तर। फर्स्ट गो में बड़े प्यार से करने वाला ये क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर भी ये सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन ये सैंपल में लगा हुआ है, आप सारे लोग जरूर करना। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये हमसे क्या कह रहा है? ये हमसे कह रहा है एक व्यक्ति गुरुग्राम से जयपुर तक 240 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे गति से तय करता है। फिर वह जयपुर में 1 घंटे का विश्राम लेता है। विश्राम के बाद वह जयपुर से अजमेर तक 130 किलोमीटर की दूरी तय करता है 50 की चाल से। गुरुग्राम से अजमेर तक की पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है, ये बात आप बताओ। अच्छा भैया, चलो एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड का आपको फार्मूला पता है। एवरेज स्पीड कभी निकालनी है तो आप करोगे टोटल डिस्टेंस यानी टीडी अपॉन का टोटल टाइम यानी कि टीटी। अब डिस्टेंस क्या है? सबसे पहले 240 किलोमीटर हो गया, 240 किलोमीटर गया, फिर वो विराम किया, कुछ भी किया हमें नहीं पता, लेकिन आगे वो 130 किलोमीटर और गया, डिस्टेंस ये गया। अब टाइम कितना लगा? टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। डिस्टेंस गया 240, 240 गया, 60 की चाल से इतना टाइम लगा, प्लस वहां पे 1 घंटा आराम कर लिया, 1 घंटा विश्राम कर लिया, आगे 130 किलोमीटर गया, कितने की चाल से गया? कितने की चाल से गया? 50 की चाल से गया, 50 की चाल से गया। ये जो निकल के आएगा पूरी कैलकुलेशन, ये हमारे सामने एवरेज स्पीड आ जाएगी। चलो काटे कूटे जवाब करें, मेरे साथ ही समझना। अगर 60 से काट दे इसको 4 बार में, 0 से काट दे इसको, 5 से काटे, 5 2 का 10, 5 6 का 30, ये तो ये कितना बनेगा सामने? 370, 370 बटेगा 4 1 5 5 2 7, यानी कि 7.6। डेसिमल हटाएंगे तो 0 लगा देंगे, ठीक है, एक 0 लगाएंगे। 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, 4 से काट देंगे इसको 19 बार में, 19 बार में काट देंगे, 25 सत्ते 175 लगा, 17 25 तियां 75, 75 और 10, 75 और 15 हो जाएगा 90, 90 और 2,
90 दो कितना हो जाएगा 92, यानी कि 925 बटेगा 19, तो 19 चौको 76, 4 वाला जवाब होगा। लेकिन 19 पंचे 95, लगभग लगभग 5 के आसपास आएगा, देखते हैं। 19 चौको 76 होगा, बचा कितना 76, 4 12 16, 165, 165, 19 अट्ठे 152 ना, 19 अट्ठे 152, तो ये वाला बनेगा हमारे सामने 48.68 इसका राइट आंसर। 48.68 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका सेट हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है ना? यही बात सेट है? सेट है। अब हमारे सामने एवरेज में हमारे सामने मैं कहता हूं आपसे, आप ये पढ़ लो। अगर मान लो 2 इक्वल डिस्टेंस है, 2 इक्वल डिस्टेंस है, जब 2 इक्वल डिस्टेंस होती हैं, तो आपको एवरेज स्पीड पता होती है, क्या होती है? तब निकल के आता है 2xy अपॉन का x प्लस वाई आता है। फिर कल को हमारे सामने 3 इक्वल डिस्टेंस आती हैं, 3 इक्वल डिस्टेंस होती हैं, और जब 3 इक्वल डिस्टेंस होती हैं, तो एवरेज स्पीड क्या बनती है? एवरेज स्पीड बनती है 3xyz अपॉन का xy प्लस का yz और प्लस का zx। तब ये बनता है हमारे सामने, ये हमारे सामने रिलेटिव ये एवरेज स्पीड आती है। इस पॉइंट को आप ध्यान देना, ये सैंपल लगे हुए हैं, आप सारे लोग करना। बाकी एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये प्रश्न हमसे क्या कहता है? A hemispherical tank has an inner radius of 3 meter. It is filled with water at a rate of 1800 pi liter per minute. इतने लीटर पर मिनट की दर से वो भरा जा रहा है। How long will it take to fill the tank completely? अच्छा, सबसे पहले बात समझना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, इन्होंने खुद दे दिया है, ठीक है? एक अर्धगोला टैंक की आंतरिक त्रिज्या इतनी है। अर्धगोला टैंक यानी 2/3 पाई आर क्यूब, आंतरिक त्रिज्या कितनी इसकी 3 मीटर, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये पूरा पूरा मीटर में है, यानी मीटर क्यूब में है। 1 मीटर क्यूब में क्या होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। जो भरने वाला टैंक है वो 1800 पाई प्रति मिनट भर रहा है। तो कितने मिनट भरेगा? मान लो टी मिनट उसने भरा, 1 मिनट में इतना, तो टी मिनट में पूरा इतना चला जाएगा, टी से गुणा करा दिया, तो टी का टाइम आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। फिर जल्दी बस कुछ नहीं कैलकुलेट कराना है, कैलकुलेट कराएंगे, पाई से पाई निपटेगा, पाई से पाई, 3 से 3 निपट गया, और 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दिया, ठीक। 3 तरह का 9 से 9 2 का 18, 2 काट दिया, 2 से ये काट दिया, बचा कितना 10। तो टी बराबर कितना आ गया निकल के? 10 मिनट आ गया निकल के। तो 10 मिनट में हमारे सामने टैंक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने इसका एक पॉइंट आपको रिवाइज करवाया हुआ था कि जब हमारे सामने पाइप से पानी निकलता है, तो उसका जो साइज होता है, यानी कि उस एरिया के, उसके एरिया के बराबर पानी निकलता है। मान लो सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, और जो उसकी स्पीड होती है उसकी हाइट बन जाती है। ये पॉइंट रिवाइज करवाया था, वो बात आगे ये लिखा हुआ है हमारे सामने। देखो, इसमें ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी तक नहीं आया, लेकिन मैं एक समझाऊंगा, एक आप सारे लोग करोगे। ये क्या कह रहा है? इन स्विमिंग पूल मेजरिंग 90 मीटर बाई 40 मीटर, 90 पे 40 का एक स्विमिंग पूल है, 150 आदमी उसमें डुबकी लगा रहे हैं। इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाई अ मैन इज 8 क्यूबिक मीटर, व्हाट विल बी द राइज इन द लेवल? जैसे आप देखते हो, कभी आप स्विमिंग पूल में डुबकी लगाए हो, तो पानी का स्तर क्या होता है? बढ़ता है, कुछ बढ़ता है ना। तो अब देखो, वो क्या होगा? हमने सीधी सी बात करी ना, पानी का वैल्यूम, यानी पानी के वैल्यूम में कुछ फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा? वो पानी का वैल्यूम ऊपर क्यों? जैसे मान लो आपके घर में बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा, जैसे आप जग डालते हो तभी पानी का स्तर ऊपर बढ़ता है ना। तो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि वो जग जग आया है। तो जो जग का वैल्यूम होगा वो बराबर हो जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी जो आगे बढ़ा है पानी, उसका लेवल। तो हम सीधे सीधे देखेंगे कि 90 और 40 पे पानी है, 90 और 40 का स्विमिंग पूल है, 90 और 40 का स्विमिंग पूल है। कितना मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है? मान लो एच, ये राइज लेवल आ जाएगा, जो लेवल बढ़ा है, जो लेवल बढ़ा है, ठीक है, वो चीज। इसमें से 150 आदमी डुबकी लगा रहे हैं, 150 आदमी डुबकी लगा रहे हैं, और एक आदमी 8 घन मीटर कर रहा है, ठीक है। 150 आदमी डुबकी लगा रहे हैं, एक आदमी 8 घन मीटर। इसको कर लेंगे अपना कैलकुलेट, बस हमारे सामने जवाब हो जाएगा। कुछ लीटर वीटर में तो बात नहीं है, देख लो, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर क्यूब में दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, करेंगे इसको कैलकुलेट। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो 40, अरे पीला क्यों आ गया? ये पीला पीला आ गया भैया। 40 40 15 8 120 होता ना, 15 8 120, 40 दिया, यानी कि 30 बच जाएगा, ठीक है, 30 बच जाएगा, 30 बच जाएगा, 30 तियां क्या हो जाएगा हमारे सामने? 90। तो एच का जो मान आएगा वो 1/3 मीटर निकल के आएगा। अब ये मीटर में है, आपको सेंटीमीटर बनाना है, आप 100 से गुणा करा दोगे सेंटीमीटर, क्योंकि ऑप्शन शायद सेंटीमीटर में थे। तो 33.33 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गई ना कैसे क्वेश्चन हमारे सामने रन करता है? इस तरीके से ये रन करता है, आपको ध्यान देना है। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये भी कुछ बेसिक सा ही क्वेश्चन होगा, ऐसे ऐसे से। इनको देख के घबराना नहीं है, बड़े बेसिक क्वेश्चन है बस। ये बड़े ऑप्शन इतने जटिल डाल दिए बस, बाकी और कोई मतलब नहीं है। देखो कैसे करेंगे, ये कह रहा है 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स, और ये लिखा हुआ है। सीधे कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर करोगे तो 1 प्लस का साइन, और ये 1 प्लस का कॉस आ जाएगा, प्लस इधर करोगे 1 माइनस का साइन और 1 माइनस कॉस आ जाएगा, बस गुणा कराओ।
1 का गुणा इसके साथ 1 प्लस साइन आएगा निकल के प्लस सी प्लस का एस सी, ये बन जाएगा प्लस का 1 माइनस का एस माइनस का सी और प्लस का एस और सी बन जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, माइनस का साइन प्लस का कॉस माइनस का कॉस, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2 प्लस का 2 साइन कॉस बटेगा साइन स्क्वायर। तो आप देखो नीचे कहीं पे साइन स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4 है कोई मतलब नहीं, यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे 2 आएगा कॉमन, तो 2 वाला उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई आपत्ति नहीं, सारे फार्मूले तो हम लोगों ने पीछे ही पढ़ लिए हैं, तो इसका राइट आंसर हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई रिवीजन पॉइंट नहीं है क्योंकि मैंने पीछे आपको रिवाइज करा दिया है। अब इसको आप सभी को अटेम्प्ट करना है, आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये हमसे क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल PQR O is in center angle QOR equal 110 फाइंड एंगल QPR। मेरे साथी ये क्वेश्चन पहली बार आया लेकिन आसान होता है, तभी मैंने अभी तक डाला नहीं था, लेकिन आज डाल दिया क्योंकि इसके थ्रू बातें भी रिवाइज हो जाएंगी। अब देखो ट्रायंगल हमारे सामने PQR है, अब PQR कभी कभी हमारे पास ट्रायंगल होता है PQR, अब इस PQR ट्रायंगल में O अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र जहां एंगल बाइसेक्टर सारे के सारे मिलते हैं, सारे के सारे मिलते हैं, तो QOR 110 है, ये 110 है, तो आपको पता है ये वाला मान कितना निकल के आता है 90 में से एंगल P बटे 2 आप जोड़ोगे तो 110 आएगा, तो P/2 बराबर कितना देगा 20, यानी P का मान कितना निकल के देगा आपका 40, तो P का मान आपका 40 डिग्री बन गया, ये बात हो जाएगी। अब इसके थ्रू हमारे सामने बातें बहुत रिवाइज करनी है, वो अब आगे हम चलते हैं। इसका तो मान ये हो गया, बातें क्या रिवाइज करनी है देखो। सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर होता है AB और AC का अनुपात वही होता है जो BD और CD का होता है। कभी-कभी ये एंगल बाइसेक्टर हमारे सामने बाहर से होता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है, तो यहाँ पे AB और AC का वही अनुपात होगा जो BD और CD का होगा, ये पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने ये बात लिखी हुई है, बस एक सेकंड रुकना, ठीक, चलो ये हमारे सामने क्या AI और ID, AI और ID इसका जो अनुपात होगा वो B प्लस सी, यानी AI और ID पूछा B प्लस सी बटेगा A होगा, BI और I का जो होगा ये आएगा निकल के A प्लस सी बटेगा B होगा, CI और IF का जो होगा ये B प्लस A बटेगा C होगा निकल के। अब देखो इसका AI बटे AD और ये BI बटेगा BE और CI बटेगा CF, इन सबका सम निकल के आता है 2। अगर आपको IE बटेगा CF चाहिए और ID बटेगा AD चाहिए, IE बटेगा BE चाहिए, इनका सबका सम क्या निकल के आता है 1 निकल के आता है। आगे हमारे सामने पॉइंट गिवन है, रेडियस जो है डेल्टा अपॉन का एस होता है, एरिया निकालो और बटेगा सेमी पेरीमीटर, जनरल सबके लिए होता है ये। अगर हमारे सामने इक्वल ट्रायंगल की इन रेडियस बतानी है A अपॉन का 2√3, अगर सर्कम रेडियस बतानी है तो A अपॉन का √3, अगर एक्स रेडियस देखो, अच्छा इक्वल ट्रायंगल में इन रेडियस सर्कम रेडियस और एक्स रेडियस का अनुपात कितना चलता है 1:2:3, मैंने बताया है आपको, ठीक है। ये अगर हमारे सामने इसका बताना है राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे सामने इन रेडियस निकालनी है तो P प्लस B माइनस का H बटेगा 2 करना है। अच्छा इससे हमें एक पॉइंट और ध्यान आया, इससे हमें एक पॉइंट और ध्यान आया कि जैसे मान लो कल को हमारे सामने एक क्वेश्चन ऐसा कई बार मॉक वगैरह में देखने को मिलता है, तो ये है और यहाँ पे ये आपके सामने सर्कल लग देगा, ये पॉइंट ए दे देगा, ये पॉइंट बी दे देगा और आपसे कह देगा ना इसका एरिया बताओ, ट्रायंगल एबीसी का आपको एरिया बता दो। जब आपसे ए बी पूछेगा एरिया पूछेगा ना तो ए गुणा बी निकल के आता है आपका, ये एरिया निकल के आता है आपका ए गुणेगा बी, ये एरिया आता है, इसको आपको डायरेक्टली ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान देना है। फिर आगे हमारे सामने ये है, इसका एंगल निकालना है तो खोपड़ी पर का एंगल 90 में से जोड़ कर आधा करके जोड़ दोगे, ठीक है ये बात। अब ये हमारे सामने जब इसको एंगल बाइसेक्टर कर दे आपके सामने ये एडी का मान निकालना हो, अब एडी का मान निकालना है तो आपको निकालना है 2AB cos ये आधा एंगल θ/2 बटेगा A प्लस B होता है ये बात। अगर मान लो ये XY हो और ये एंगल ना पता हो तो AB और माइनस का XY होता है, तब आपके सामने ये होता है AD स्क्वायर बराबर ये पॉइंट। फिर हमारे सामने अगर मान लो एक्सटर्नल पे हो ये आप लिखोगे AB और ये YI X है तो XY माइनस का AB निकल के आता है इस AD स्क्वायर के बराबर, AD स्क्वायर बराबर XY माइनस का AB चलता है ये। अगर हमारे सामने ये बाहर वाला पॉइंट है तो 90 में से आप खोपड़ी पर का एंगल आधा करके घटा दोगे, बस इतना करना है आपको इस वाले में से। फिर मैं कहता था अगर मान लो इसकी आपको रेडियस बतानी है, इसकी आपको रेडियस बतानी है, एक्स सर्कल की रेडियस, इसकी जब रेडियस निकालनी होती है तो डेल्टा अपॉन एस माइनस का जिस लाइन पे सेमी पेरीमीटर में से वो वाली लाइन आप घटा दोगे, ये वाला पॉइंट आपको करना होता है यहाँ पे, ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे हमारे सामने ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये हमारे सामने इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एक्स यानी बाहर वाले का एंगल बाइसेक्टर हो, तो ये अगर थीटा होता तो ये θ/2 होता है, ये पॉइंट आपको तैयार होना चाहिए। आगे आगे ये वाला पॉइंट तो मैंने कितने अच्छे से आपको समझाया, इसके अंदर जब कभी सर्कल होता है इसकी रेडियस r हो, अगर r पूछता है ये x है, ये y है, ये z है, तो क्या निकल के आता है एक्स वाई जेड अपॉन का x प्लस वाई प्लस जेड निकल के आता है अंडर रूट के अंदर। अगर एरिया निकालना एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है ये अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अगर मान लो हमें सामने इसके सामने किसका मान निकालना है, जेड का मान निकालना है, सेमी पेरीमीटर में से ये a घटा दोगे,
अगर आपको y का मान निकालना है, सेमी पेरीमीटर में से आप a घटा दोगे, ठीक है? ऐसे-ऐसे काम आप नहीं, z का मान निकालना है, सेमी पेरीमीटर में से आप ये b घटाओगे, ठीक है? a का मान निकालना है, इसका y का मान निकालना है, सेमी पेरीमीटर से आप b घटाओगे और x का मान निकालना है, सेमी पेरीमीटर से आप c घटा दोगे। ये काम आपको करना है। देखो, ये लिखे हुए हैं सारे पॉइंट, वो पॉइंट, ये पॉइंट मैंने बोल दिए हैं, ठीक है? ये बात हो गई। अब आता है सामने मीडियन। मीडियन कांसेप्ट कैसे रन करता है? मीडियन का जो सबसे पहले अनुपात होता है वो 2:1 में रन करता है, ठीक है? ये 2:1 में चलता है, 2:1 में चलता है। फिर अगर मीडियन का जो सम आता है वो छोटा आता है साइड के सम से। फिर मीडियन के स्क्वायर का जो सम होता है ना, ये बराबर आ सकता है 3/4, यानी कि जो मीडियन के स्क्वायर का सम 3/4 AB स्क्वायर, BC स्क्वायर और CA स्क्वायर। तो इसका अगर 3/4 कर देंगे, साइड के स्क्वायर का सम का 3/4 करेंगे, तो मीडियन के स्क्वायर का सम के बराबर हो जाता है। अगर मीडियन का अगर सम का हम 4/3 करें तो बड़ा हो जाता है किससे? इसके साइड के सम से, ठीक है? ये बात। ये डायरेक्टली मुझे लगता है पूछे जा सकते हैं इस बार वन लाइनर में, ठीक है? अब अपोलोनिस थ्योरम क्या होती है? AB स्क्वायर AC स्क्वायर वाला 2 गुना AD स्क्वायर। मान लो AD आप पर टारगेट कर रहे हो, तो आसपास की साइड के स्क्वायर का सम लिखो। फिर AB स्क्वायर AC स्क्वायर 2 AD स्क्वायर जिस पे है उसका आधा कर दो। ये बात। ऐसे ये सारे के सारे पॉइंट लिखे हुए हैं आपके अपोलोनिस थ्योरम के। फिर यहाँ पे जब मीडियन हमारे सामने 90 डिग्री पे कट करती है, तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, ठीक? अब मान लो यहाँ पे मतलब दोनों 90 डिग्री में मीडियन है, तो AD स्क्वायर CF स्क्वायर बराबर 5/4 AC स्क्वायर होता है। फिर हमारे सामने AD स्क्वायर CF स्क्वायर बराबर FD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है। ये बात भी आप ध्यान रखना। फिर अगर हमारे सामने ये करना है ना, AD स्क्वायर CF स्क्वायर बराबर 5FD स्क्वायर होता है। वो सारे पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। ऐसे जब आप रिलेट कर करके मेरी बातें सुनोगे और पढ़ोगे, भले ही आप मेरी बातें मत सुनो, अवॉइड कर दो, ठीक है? बट आप वीडियो को पॉज करो ऐसे और आराम से इसको पढ़ लिया करो। तुरंत की तुरंत, बाद वाला काम ना है, चक्कर बाद का नहीं पालना। तुरंत जो करना है अभी कर डालो बस। ये चीज़ हो गई, ठीक है? अब मैं भी चाहता तो बस ऐसे करता, ये देखो, ये देखो, ये देखो पढ़ाया था, ये देखो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ये देखो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आप पढ़ लेना। मैं क्यों बोल रहा हूँ? जिससे आप थोड़ा ध्यान दो इस बात पे, आप थोड़ा इस चीज़ से एंगेज हो कि हाँ, ये कैसी चीज़ें होती हैं। मैं कहता हूँ आपको लाख आता हो, आपको बहुत आता है, ये सब कुछ आपके ज़बान पे है, लेकिन तब भी आपको इसको रिवाइज़ करना है। तब तक रिवाइज करना है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। उसके बाद आप छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। किसी चीज़ को ना आप फॉर ग्रांटेड मत लिया करो। आपकी गलती सबसे बड़ी यही होती है। आप जीवन में छोटी-छोटी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट करते हो। आपको इंग्लिश की वोकैब आती है, आपको लगता है यार मेरी वोकैब तो 50 मार्क्स से गलत ही नहीं जा रही, आप वोकैब पढ़ना छोड़ देते हो। किसी चीज़ को छोड़ो मत, टाइम भले कम कर दो उसका। भले ही आप उसको पहले 2 घंटे पढ़ रहे थे, अब उसको आप 40 मिनट पढ़ो, 30 मिनट पढ़ो, लेकिन आपको कंटीन्यूअस तब तक पढ़ना है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता मेरे साथी। समझ लेना यही सच्चाई है। किसकी जीएस किसकी वीक है, किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको काम रेगुलरली करना है हर चीज़ पे। ऐसा आप कह दो यार ये कांसेप्ट तो हमें आते हैं। मैंने भी तो करा दिए ना 5-6 बार करा दिया तब तो इतनी क्लासेस में। मैं क्यों पढ़ता हूँ? इसलिए पढ़ता हूँ कि आपका ध्यान जाए, आपको याद आए चीज़ें और आप खुद इस पे फ़ोकस करो। अब ऐसे नहीं कि यार चलो 2 मिनट आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोगों की बड़ी खराब आदत होती है। वो पढ़ते टाइम पता है क्या करते हैं? जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उनको नहीं डाइजेस्ट होता। टप, 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 टप करके 10-10 सेकंड आगे बढ़ाते रहते हैं। प्रभु, इतना टाइम अगर बचाना होता, तो आप जो दिन भर इंस्टा के रील, यूट्यूब के शॉर्ट खसकाते रहते हो, उसमें आप बचा सकते थे। लेकिन आप वहाँ नहीं बचा पाओगे। आप यहाँ पे जो आपके लिए काम की चीज़ें है ना, इसमें टाइम बचाओगे। आपको दिखती है 2 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की वीडियो, नाक-मुँह आपका टेढ़ा होने लगता है। लेकिन अगर रील खसकाने को हो तो 4 घंटे खसका दोगे। उसमें आपकी बैटरी भी नहीं पता चलती, आपका नेट भी नहीं पता चलता, आपका टाइम भी नहीं पता चलता। ये सब आपकी हरकतें हैं। समझ रहे हो? इनको सुधार लो। चलो, ये हो गया। अब देखो, ये आ जाओ, ये हो गया, बिल्कुल, ये हो गया और ये पॉइंट हमारे सामने देखो। अब इसमें क्या है, मीडियन के एरिया रेटेड पॉइंट है ना, तो यहाँ पे मतलब जो मीडियन का एरिया होता है ना, ये 6 इक्वल पार्ट में बाँटता है। अगर मान लो सेंट्रॉइड जो है ना, 6 इक्वल पॉइंट में जाएगा। अब मान लो हमारे सामने यही पॉइंट आ जाए कि ये वाला, कि यहाँ पे सेंट्रॉइड है, तो 1 और 1 और 1 में बाँटता है। अगर यहाँ पे आ जाए 1, 1, 1 और 1 बाँटता है। अब पेरीमीटर है DEF, ABC और पेरीमीटर बटेगा 2। ये चीज़ होती है हमारे सामने ये। मतलब कभी भी इसका पेरीमीटर निकालना है ना, तो पूरे ABC के पेरीमीटर का आप हाफ कर दो, बस वो चीज़ आपके सामने बन जाती है मेरे साथी, ठीक है? अब ऑर्थो सेंटर आता है, यहाँ का एंगल निकालना है, 180 में से खोपड़ी पर का एंगल घटा दो। ये वाला एंगल निकालना है, खोपड़ी पर में से ये वाला घटा दो। ये वाला निकालना है, खोपड़ी पर वाले में से ये घटा दो। ये पॉइंट, ठीक है? अब इसमें से अगर मान लो AH, HD, BH, HE और CH, HF बराबर होते हैं, ऐसे फास्ट पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? फिर मान लो हमारे सामने इसका AD और CF और इनका अनुपात चाहिए, तो AD किस पे? BC पे, तो 1/BC और फिर 1 ये BE का चाहिए तो 1/AC और CF का चाहिए तो 1/AB। वो बात लिखी हुई है, ठीक है? वो उधर पड़ा हुआ है आपका। बाकी आपके लोकेशन कहाँ पे होते हैं? एक्यूट में अंदर होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में वर्टेक्स वाले पॉइंट पे होता है। ऑब्ट्यूज में कहाँ पे होता है? बाहर होता है। ये पॉइंट आप ध्यान दो।
फिर सरकम सेंटर में क्या होता है, जो ये वाला एंगल आता है खोपड़ी पर के एंगल का 2 गुना होता है, ये वाला एंगल खोपड़ी पर के एंगल का 2 गुना होता है, ये वाला एंगल खोपड़ी पर के एंगल का 2 गुना होता है, ये बात ठीक है। फिर उसके बाद हमारे सामने रेडियस सरकम रेडियस निकालनी, एबीसी अपॉन का 4 डेल्टा होता है, ए अपॉन का साइन है, बी बटे का साइन सी और सी बटे का साइन सी बराबर 2 आर होता है। अब साइन रूल बताओ क्या होता है, ए बटे का साइन है बराबर बी बटे का साइन सी, बी बटे का साइन बी और सी बटे का साइन सी। साइन रूल कहाँ पे लगता है, बताओ कहाँ पे लगता है, बोलो कहाँ पे लगता है साइन सी। साइन कहाँ पे लगता है, साइन वहां पे लगता है जहां पे आपके दो एंगल एक साइड गिवन हो और दूसरी साइड पूछा जाए। कोसाइन रूल कहाँ पे लगता है, जहां पे आपको दो साइड एक एंगल गिवन हो, बात ध्यान देना ठीक है। अब हमारे सामने अगर हमारा डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर इन सेंटर निकालना है तो क्या निकाल, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल मतलब 2r होता है ठीक है। कैपिटल आर का मतलब सर्कम रेडियस और आर का मतलब इन रेडियस होता है ठीक है। साइन रूल का आपको याद है ना, साइन रूल कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, cos a बराबर, अब जिसके जो आसपास की साइडें होती है उनके स्क्वायर का सम माइनस का सामने वाली साइड का स्क्वायर और बटेगा जो आसपास की साइड है उनका 2 गुना। ऐसे पढ़ा करो भाई ठीक, ये चीजें अगर लोकेशन सर्कमसेंटर का बताना है, एक्यूट में अंदर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, ऑब्टूज में कहां होता है, बाहर होता है। बस कहानी खत्म और कुछ नहीं है। आगे 90 वाला रूल लास्ट क्लास में रिवाइज कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट कि बीडी पे टारगेट करोगे, एबी इंटू बीसी बटे का एसी कर दोगे, बीडी स्क्वायर बराबर एडी इंटू सीडी होता है, 1 बटे बीडी स्क्वायर क्या होता है, 1 बटे एबी स्क्वायर प्लस 1 बटे बीसी स्क्वायर। ये पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। अब मान लो आपको एबी स्क्वायर का मान निकालना है तो एडी बटे का एसी कर दोगे, आपको बीसी स्क्वायर का मान निकालना है सीडी बटे एसी कर दोगे, आपको एबी निकालना है बीसी बीडी बटे का सीडी कर दोगे, आपको बीसी का मान निकालना है एबी बीडी बटे का एडी कर दोगे। बस ऐसे आप पढ़ोगे, चीजें आपको बिल्कुल याद रहेंगी। इन दोनों का अनुपात चाहिए तो अनुपात निकाल दो, एडी बटे का सीडी हो जाएगा, खत्म कहानी। क्या करना है, कुछ ना करना है। ये वाला पॉइंट मैंने बताया 45 होता है, 1 1 रूट 2 होता है, 30 60 होता है, 1 रूट 3 2 होता है। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना कि जब 30 30 120 होता है 1 1 रूट 3 निकल के आता है, ये पॉइंट हो गया ठीक। आगे मैंने ये वाला पॉइंट आपको रिवाइज कराया हुआ था कि जब कोई भी हमारे सामने लाइन ऑर्थो सेंटर से और इन सेंटर से पास हो, इसके बीच का एंगल पूछे, और लाइन हमारे सामने इन सेंटर सर्कम सेंटर से पास हो, इसके बीच का एंगल पूछे, तो ये दोनों सेम होते हैं, यानी कि एंगल बी माइनस सी बाई 2 आते निकल के। लेकिन लाइन अगर हमारे सामने ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर से पास हो तो इसके बीच का एंगल जो निकल के आता है वो बी माइनस का सी निकल के आता है। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। आगे 2 क्वेश्चन लगे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन आप सभी को करने हैं ठीक है। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, देखो भैया हमसे कहना चाह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 20 का स्क्वायर बटे cos x 70 का स्क्वायर प्लस cot 20 का स्क्वायर बटे sec 70 का स्क्वायर। अब बताओ जरा हमें, अब जरा हमें बताओ tan 20 को क्या लिख सकते हैं, tan 20 को हम लिख सकते हैं cot 70, सीधे सीधे लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर है और नीचे क्या है हमारे सामने cos x। तो मैं इसको यार सीधे चलो अब लिख ही देता हूं, तो लिख ही देता हूं cos x 70 इन सबका पूरा होल स्क्वायर 2 हो गया, और प्लस cot 20 की क्या लिख सकते हैं tan 70 बटे का sec 70 और इसका भी क्या है होल स्क्वायर है। आगे क्या देखें, आगे अगर देखें ना तो a प्लस बी 45 90 है, 90 है तो इसका मान 1, इसका मान 1 तो बचे कितना, सिर्फ 2 बचेगा, ये हो गया 2 ठीक। अब cot 70 मतलब cos बटे का साइन लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 1 बटे का साइन लिखोगे, 70 70 हम ध्यान रखेंगे बाद तक ठीक। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे साइन बटे का cos लिखेंगे, यहाँ 1 बटे का cos लिखेंगे, cos से cos जाएगा, साइन से साइन चला जाएगा, तो क्या बचा cos स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर प्लस का 2, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2, उत्तर कितना बन जाएगा सामने 3। बस ये कहानी खत्म। आपका ये वाली बात हो गई आपके सामने, क्या ही आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं। रिवीजन तो मैं सब कुछ आपको पीछे ही करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन है आपको, ये आपको अटेम्प्ट करना है। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 240% हो जाती है, यानी 100% कोई चीज होती है वो 240 हो गई, यानी ब्याज कितना मिला 140 रुपए मिला ठीक। 3000 रुपए को उसी दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर अर्जित साधारण ब्याज कितना है। अच्छा आप बताओ 8 सालों में उसको ब्याज कितना मिलता है, 100 की चीज 240 हो गई मान लो, ब्याज कितना मिला उसको 140% मिला, तो एक साल में कितना ब्याज निकल के आ जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 तो पूरा पूरा कट नहीं रहा मुझे लगता ना, हाँ 2 साल का निकाल लो, 4 से काटेंगे, 4 तियां 12 और 4 पंचे 20, यानी कि 35/2, 35/2% एक साल का ब्याज आया निकल गया ना, एक साल का ब्याज 35/2%, क्योंकि 8 साल में 140% अब बढ़ रहा है भैया, 140% ब्याज आ रहा है ना, तो हमारे सामने एक साल कितना जाए, क्योंकि एक साल में मिला ब्याज क्या होता है हमारे सामने। अरे यार आपको नहीं समझ में आ रहा है, एसआई परसेंट कैसे निकालते हैं, एसआई परसेंट निकालते हैं एसआई ऑफ 1 ईयर बटेगा प्रिंसिपल गुणेगा 100 मेरे भाई, ये बात होती है, बोलोगे हाँ बिल्कुल ये बात होती है। तो एसआई ऑफ 1 ईयर का एसआई निकालोगे 35/2 आएगा, प्रिंसिपल का मान 100 रखोगे, गुणा 100 से गुणा कराओ कट जाएगा, तो 35/2 ही परसेंट बचेगा, वही तो आएगा ठीक। ये चीज अब हमसे कह रहा है 3000 रुपए को उसी दर पर 3 वर्षों के लिए किया जाए, तो सरल बात बताओ, अब 3000 रुपए को हमें करना है 35/2% पे, यानी कि 200,
3 साल के लिए, तो ये बात हो गई। ठीक है, बोलोगे हाँ बात हो गई। अब बताओ अच्छा हमें 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 2 से काटे इसको 15 बार में। 3 का मल्टीपल भी आंसर हम चेक कर सकते हैं। 3 का मल्टीपल 6 2 8 1 9 4 3 7 1 8 ये नहीं होगा। 5 2 5 5 10 2 12 1 13 ये भी नहीं होगा। 5 5 10 10 8 18 ये हो सकता है, ये हो सकता है। लास्ट में 0 आएगा, कहीं से 0 नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा, उत्तर बचा सिर्फ ये। ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे हमें चीज़ों को देखना है, ऐसे हमें करना है। बस और कोई आपत्ति नहीं है। आगे 2 सैंपल लगे हुए हैं, आप सभी को करना है। आगे एक प्रश्न हमारे सामने ये डला हुआ है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मेरे साथी, रोहित ने अपनी कुल धनराशि का 70% प्रिया और मीना के बीच क्रमशः 5:9 के अनुपात में बांट दिया। ठीक है, अब कह रहा है प्रिया और मीना ने अपने अपने हिस्से 6% और 10% वार्षिक सरण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा किए। यदि मीना और प्रिया द्वारा अर्जित ब्याज में अंतर 2304 है, तो रोहित के पास कुल कितनी राशि है? बड़े प्यार से एसआई परसेंट निकालेंगे, क्योंकि एसआई परसेंट क्या होता है? आरटी%। जो लोग मेरे से पढ़ते हैं उनको ये बात बिल्कुल उनके हाथ में होती है। नहीं है तो आप कर लो, एसआई मेरे से पढ़ लो एक बार। अब देखो ये है हमारे सामने, इनके भी 70% हिस्सा। अगर मैं देखूं ना, यानी ये रोहित है, ये रोहित है। रोहित की इनकम कुछ ना कुछ 100% रही होगी। अब ये क्या करता है? अपनी इनकम का 70% लाता है। किसको देता है 70%? प्रिया और मीना को देता है। प्रिया को देता है, मीना को देता है। ठीक है, प्रिया और मीना के बीच 5:9 के अनुपात में देता है। इसको 5 दे दिया, इसको 9 दे दिया। ठीक है, अब कह रहा है प्रिया और मीना ने अपने अपने हिस्से 6 और 10% भी लिया। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ये बात भी सेट है। आगे टाइम कितना है? 4-4 साल का। इसका भी टाइम 4 साल है, इसका भी टाइम 4 साल है। अब जरा आप इनका एसआई परसेंट निकालो अलग अलग। कितना आएगा? 6 चौको 24, 24 पंचे 120%। ये मान लो निकल गया 120%। 9 चौको 36, ये निकल गया 360%। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 240%। ठीक है, 240% का मान कितना आया हमारे सामने? ये मान निकल के आया 2304। अब ये मान अगर 2304 आया, हमें बताना है ये 5 और 9 यूनिट, क्योंकि टोटल मान यहां पे लाएंगे तब जाके 70% के बराबर करेंगे, तब जाके हम 100 बता पाएंगे। तो अब देखो 1 यूनिट का मान निकालते हैं। चलो सबसे पहले 12 से काटते हैं, 12 2 का 24, 12 एकम 12, कितना बचेगा? 9। 9 तो नहीं बचेगा, 12 से जाएगा कितना बचेगा? 11 बच जाएगा ना। 12 11 11 यानी 108। 108, 12 9 का 108, 12 2 का 24, 192 हो गया ये। 2 से काट देंगे, 2 9 का 18, 2 6 का 12, ये आएगा 96। यानी कि अगर हम देखें ना तो ये आएगा 1/10 यूनिट। अगर यूनिट में जाएंगे ना, परसेंटेज में नहीं, 1/10 यूनिट का मान आया 96। यानी 1 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा हमारे सामने 960। ये 1 यूनिट का मान आ गया 960। ठीक, 1 यूनिट का मान हमारा 960 तैयार हो गया। अब बताओ अच्छा, अगर 1 यूनिट का मान 960 आया है, तो यहाँ पे हमारे सामने कितना है टोटल? 14 यूनिट। तो यहाँ पे हमारे सामने 14 यूनिट का मान कितना तैयार हो जाएगा? 14 इंटू 960। ये तैयार होगा? बोलोगे बिल्कुल तैयार होगा। अब ये मान किसका है? इसके 70 यूनिट का मान है। तो हम कहेंगे 70 यूनिट का मान कितना है? 14 इंटू 960। ये तो है ना। 7 से काटेंगे, 7 2 का 14, 0 से 0 काटा, तो हमारे सामने 100 यूनिट का मान, यानी 2 जीरो आएंगे, लास्ट में 2 आएगा। 2 उसके बाद 2 जीरो, उत्तर ये दिख रहा है आपका, यही जवाब हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये मान किसका तैयार हुआ? ये मान तैयार हुआ इसका 9 5 14 यूनिट का मान। अब ये 14 यूनिट किसके बराबर है? इसका 70% बांटा है। 70 यूनिट का मान ये हुआ, फिर 100 यूनिट का मान जाना है, यहां तक चलेगा। बताओ कोई आपत्ति लगी? कोई आपत्ति नहीं। आगे चलेंगे भैया हम। 2 सैंपल लगे हुए हैं, आप सभी को करना है, आप सभी को करना है। आगे एक प्रश्न हमारे सामने ये लिखा हुआ है। ये क्या कहता है? ये कह रहा है यदि 4 महिलाएं 6 लड़कियां एक काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 24 महिलाएं 46 लड़कियां उसी काम को 2 दिनों में कर सकती हैं, तो 15 महिलाएं और 20 लड़कियां उसी काम को कितने समय में करेंगी? आप जरा मुझे एक बात बताओ, 4 वुमेन है, 4 वुमेन है और 6 गर्ल हैं, ये किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, अच्छी बात है। जबकि 24 वुमेन हैं और 46 गर्ल हैं, 40 गर्ल हैं, ये किसी काम को 2 दिन में कर सकती हैं, 2 दिन में कर सकती हैं। 15 महिलाएं 20 लड़कियां कितने दिन में करेंगे? काटाकूटी करनी है, आओ काटाकूटी करते हैं। 2 से काटते हैं इसको 6 बार में, 6 बार में, 2 से काटते हैं इसको 3 बार में, 2 से काटते हैं इसको 12 बार में, 2 से काटते हैं इसको 23 बार में। अब देखो 12 वुमेन और 4 तियां 12 वुमेन, तो ये क्या बचा? 0 वुमेन। 0 वुमेन बराबर क्या निकल गया? 6 3 का 18 गर्ल और ये 23 गर्ल, यानी 5 गर्ल। 5 गर्ल यानी वुमेन और गर्ल की इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा? 5/0 बटे 0, मतलब 0 मत समझ लेना कि 5 को 0 से भाग कराना है। मतलब गर्ल जो है 0 काम कर रही है, वुमेन 5 काम कर रही है। गर्ल काम चोर हैं, लड़कियां काम नहीं कर रही हैं। ठीक है ये बात। ठीक, तो आप बताओ हमारे सामने टीडब्ल्यू निकालेंगे। अब टीडब्ल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा? चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो। 4 वुमेन है, 1 वुमेन 5 काम कर रही है और 6 गर्ल कितना काम कर रही है? 0 काम कर रही है। ठीक है, और कितने दिन में काम हो रहा है? ये 12 दिन में काम हो रहा है, तो 12 से गुणा। अब कह रहा है 15 महिलाएं 20 लड़कियां, लड़कियां तो काम ही नहीं कर रही, क्यों लेंगे?
15 महिलाएं काम करती हैं 5, लड़कियां कितना काम करती हैं 0। चाहे 15 लड़कियां हो चाहे 20 लड़कियां, हमसे क्या मतलब, 0 ही काम कर रही हैं। ये बात आगे निकल के बोलोगे हाँ ये होगा कितना 5 को 20, 20 गुणा 12, 20 गुणा 12 यानी 240, यानी कितना है 15 बचे 75। ठीक, 15 से काटो 5 बार में, 15 से काटेंगे 15 एकम 15 और बचा कितना 14 में 5 जाएगा 9, 9 15 का 90, 16 बटे का 5, 16 बटे 5 क्या आएगा निकल के 3 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे। फिर 1 बटे 5, 1 बटे 5 गुणा 24 कराएंगे तो 4 घंटे, ये आएगा निकल के हमारे सामने ये 3 दिन 4 घंटे 48 मिनट, 3 दिन 4 घंटे 48 मिनट निकल के आएगा ये निकला 16 बटे 5 यानी 3 घंटे 1 बटे 5 बचा, 24 से भाग कराएंगे 24 को 5 से भाग कराएंगे 5 को 20, सही दोबारा निकल गए। ठीक, यही निकल के आएगा। ठीक, आगे 2 सैंपल क्वेश्चन डले हुए हैं, आप सारे लोग करना है इसको, आप सारे साथी करना। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है, जमीन पर 50 मीटर की दूरी पर 2 ऊर्ध्वाधर खंबे खड़े हैं, छोटे खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, छोटे खंबे के सिर से ऊंचे खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ऊंचे खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो, एक छोटा खंबा एक बड़ा खंबा, हमसे कह रहा है जमीन पर 50 मीटर की दूरी पर है, ये 50 मीटर की दूरी पर है। ठीक, ये भी बात ठीक है। छोटे खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, ये बात ठीक है। हमसे कह रहा है छोटे खंबे के शीर्ष से ऊंचे खंबे के शीर्ष का, यहां से यहां तक इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, कोई आपत्ति नहीं है भाई, कोई आपत्ति नहीं है यहां तक। अब हमसे कह रहा है ऊंचे खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, ये 50 ये भी 50, ये 50 ये कितना होगा 60, अभी 60 होगा, 60 के सामने √3 का मान ये है तो इसका मान कितना जाएगा 50 बटे का √3 क्या आएगा 50 बटे 10 ये है तो ये भी कितना जाएगा 10। तो हमारे सामने क्या कह रहा है, ऊंचे खंबे की ऊंचाई बताओ, कितना निकल गया 50 बटे का √3 का मान कितना होता है 1.732 यही, और प्लस का कितना हो जाएगा 10। अगर सॉल्व करेंगे ये 17, 50 में से इधर 17.32 यानी 50 10 17 यानी 67.32 बटेगा 1.732। आप जरा सोचो, अगर हम डेसिमल हटा ही दें 17 चौको 68, 4 के आसपास बात बनेगी, 4 पूरा 4 तो नहीं जाएगा, 4 से बड़ा नहीं जा सकता और 4 से इतना छोटा भी नहीं आएगा, उत्तर हमारे सामने ये वाला बन जाएगा। अप्रोक्सीमेट जाओ, 17 चौको 68, 68 है नहीं, 4 के ऊपर जाना नहीं, इतना छोटा भी नहीं कि 35 आ जाए, तो 38 वाला इसका जवाब सेट हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमें इस तरीके से डील करना है और कोई हमारी यहाँ पे बात नहीं है। बाकी हमारे सामने ये रिवीजन क्वेश्चन लगे हुए हैं, सैंपल क्वेश्चन आप सभी को करना है। आगे एक प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 14:11 रेस्पेक्टिवली एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर if the area of the rectangle is equal to the area of the top surface of a solid cylinder, then find the chord surface area of the cylinder given that its radius is 105% of its height। अच्छा, ऐसी बात, हमसे कहा है आयत की लंबाई चौड़ाई इस अनुपात में है, आयत का परिमाप 150, अब परिमाप 150 है यानी परिमाप क्या हो जाएगा 14 + 11 यानी कि 25, 25x बराबर कितना है हमारे सामने 150 है, 25 दूना 50 यानी x का मान निकल के आ गया कितना 3 आ गया निकल गया। अब हमसे क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 14 × 11, लेकिन x आएगा यानी कि 3 × 3, ये आयत का क्षेत्रफल आया निकल गया, आयत का क्षेत्रफल आया, तो 14 × 42 और 11 × 33, 14 × 42 11 × 33 लिख गई बात। अब हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है ठोस बेलन के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो है ना, के बराबर है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, तो हम इसको ले लें 22/7 और ये आर स्क्वायर, 11 से काटेंगे इसको 2 बार में, 2 से काट देंगे इसको 7 बार में, तो 7 7 49, आर का मान कितना आएगा 7 × 3 यानी आर का मान निकल के आ गया 21। अब हमसे कह रहा है इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 105% है, यानी रेडियस जो है इसकी ऊंचाई का 105% है। ये लो भैया, ऊंचाई कितनी, ये रेडियस कितनी निकले 21, 21 बराबर h का 105%, 105% हो तो 21 से काटेंगे 5 बार में, तो h का मान कितना देगा 5 को 20 यानी 5 2 का 10, 5 2 का 10 यानी 20 निकल के आ गया, h का मान आ गया निकल के 20, बोलोगे हाँ h का इसका मान निकल के आ गया 20, बोलोगे बात ठीक। अब कह रहा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर और h यानी ये बनेगा, 7 से काटो इसको 3 बार में, 3 बार में लास्ट में एक 0 आएगा, 3 2 का 6 2 का 12, 2 के बाद एक 0 आएगा, 2 के बाद एक 0, अपने पास उत्तर बन जाएगा C। राइट आंसर अपना ये तैयार हो गया। सारे चीजें तो इसकी रिवाइज कर चुके हैं ना, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम इस क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो भैया, इतना रिवीजन कर ही चुके हैं ना, आते ही रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट में कितना हल्का लगता है। आगे देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है PT is a tangent at point C on a circle with center O and AB is a diameter
व्हेन BA is produced, it meets the PT at point P. If angle BPC equal 34 degree, then what is the measure of angle ACP? ये बात बतानी है। अब केंद्र O वाला कोई एक वृत्त है, ये O वाला वृत्त हो गया। यहाँ कह रहा बिंदु C पर एक PT एक स्पर्श रेखा है। अब मान लो बिंदु C पर PT एक स्पर्श रेखा जा रही है, ये बात हो गई। ठीक, हमसे कह रहा है AB व्यास है, BA में वृद्धि की जाती है, P पर PT से मिलता है। यानी कि ये मान लो व्यास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे A, क्योंकि B A को बढ़ा रहे हैं, B से A को बढ़ा रहे हैं ऐसे। यहाँ पे कोई सेंटर होगा O, कोई सेंटर होगा O। अब हमसे कह रहे हैं यदि BPC 34 है, BPC यानी ये आपको दे रखा है 34 दे रखा है। हमसे कह रहा है ACP बताओ, ACP यानी कि ये वाला मान बताना है, ये वाला मान हमें बताना है। अच्छा, मैं इसको ज्वाइन करा दूं तो रेडियस टेंजेंट के बीच एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका सेमी सर्कल में बना एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 हो गया। अब अगर ये 90 हो गया मेरे साथी, आप जरा मुझे एक बात बता सकते हो? आप जरा मुझे एक बात बताओ, क्या बता पाओगे? कुछ बात नहीं बता पाओगे आप। कैसे? ये तो ये हो गया। हम एक बात ये कह सकते हैं, अगर ये एंगल हमारे सामने थीटा होगा, तो ये एंगल भी हमारे सामने कितना निकल के आ जाएगा? थीटा निकल के आ जाएगा। इतनी बात तो हम बोल सकते हैं, क्यों ना? लेकिन इसके बाद और कुछ हम नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद अच्छा और एक बात और बोल सकते हैं, ये 34 प्लस थीटा है, ये इधर एक्सटीरियर एंगल 34 प्लस थीटा बन जाएगा। अब तो बात बन गई। ये हमारे सामने 34 प्लस थीटा और ये हमारे सामने थीटा और ये हमारे सामने 90 बराबर कितना आएगा? 180 निकल के आएगा। ठीक, 180 में से 90 जाएगा, 90 बचेगा। ये 2 थीटा में से 90 में से 34 घटा दो, 90 में से 30 घटाओ 60, 60 में से 4 घटा दिया यानी कि 56, 56 2 से काट दोगे कितने बार में? 28 बार में। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे यही थीटा पूछा है ना? नहीं, 28 मान आ जाएगा निकल के। ऐसे सोच लेना है, आपका जवाब तय हो जाएगा। ठीक है। अब हो सकता है कोई इसको किसी दूसरे तरीके से किसी के दिमाग चल जाए, वो वैसे कर सकता है भैया, लेकिन इसका जवाब ये आपका निकल के आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2 क्वेश्चन ये लगे हुए हैं, 2 क्वेश्चन आपको करना है। सर्कल वाला पूरा पॉइंट हमने लास्ट क्लास में ही रिवाइज करवाया था, आज नहीं डाला। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है? एक टीम में 14 खिलाड़ी हैं। इन 14 खिलाड़ियों की औसत आयु x है। 5 नए खिलाड़ी टीम में शामिल हुए हैं। टीम की औसत आयु में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन 5 खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी है? भैया जब औसत आयु पहले भी x थी, आज भी x है, यानी जो लोग आए हैं वो अपने साथ xx ही लेकर के आए हैं। कितने लोग आए हैं? 5 लोग आए हैं, तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। कोई दिक्कत? खत्म है क्वेश्चन, कोई दम नहीं इसमें। भैया जब एवरेज में कोई चेंज नहीं आया, यानी जितना एवरेज रहा होगा उतने ही आए होंगे। कितने लोग आए? 5 लोग आए। टोटल कितना हो जाएगा? 5 गुणा x। वो बात अपने सामने इसका जवाब हो गई। ठीक, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन की संख्या धीरे-धीरे छोटी-छोटी बढ़ाते जा रहे हैं, आपको बिना बताए कि आपको पता ना चले, नहीं तो आप रोने लगते हो। बहुत जल्दी आप रोने लगते हो। जैसे हम यहाँ पे नाच गाना कर रहे हो जो आपसे देखा नहीं जा रहा है। भैया आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है? ऐसे रोने शुरुआत में जैसे 2 घंटे क्लास जाने लगी, ऐसे से सांस नहीं आ रही है, ऐसे रोने लगते हो। अरे भाई, क्या गज़ब करते हो। मानते हैं, टाइम लगता है आपको और सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, एक बार लगाना है बस, जिसमें किसी में लगाना है सिर्फ एक बार लगाना है। अब तो बीच में आपको मैं थोड़ा-थोड़ा टाइम देता रहता हूँ, जिससे आप रिवाइज़ कर पाओ, जिसका छूट रहा है वो पढ़ भी पाए। सटीक पढ़ो, टाइम लग रहा है टाइम दे दो, क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक सेल में एक दुकानदार 2 से ज़्यादा कपड़े खरीदने पर 15% की छूट देने हैं। प्रिया 2040 में 4 कमीजें खरीदती है। अगर दुकानदार को फिर भी 20% का मुनाफा होता है, तो बताइए अगर दुकानदार ने कपड़े पूरी कीमत पर बेचे होते, तो उसे कितना मुनाफा होता? प्रिया ने खरीदे हैं 2040 में। आज प्रिया का नाम बहुत आया है। क्यों? एक सेल में एक दुकानदार 2 से ज्यादा कपड़े खरीदने पर 15% की छूट देता है। 15% की छूट दिया यानी 85% ने बेचा है। अब 85% जिस कीमत पे प्रिया ने खरीदा है, अब ये तो दुकानदार ने बेचा ही है ना, यानी हम सीधी बात कह सकते हैं 85% का मान कितना है? 2040 है। यहां से 17 से काटेंगे, 17 5 85, 17 एकम 17, 17 दूना 34। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 20 से गुणा करा लो, 20 से गुणा करा लो 2400। यानी कि ये हमारे सामने एमपी का मान सेट हो गया। ये एमपी का मान सेट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे कह रहा है अगर दुकानदार को फिर भी 20% का प्रॉफिट हुआ, अब इसमें से अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है ना, यहां से एनपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते थे। चलो अब लिख लेते हैं। अब ऐसे कर लिया तो पता नहीं चलेगा। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा? सीपी से एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 से 6, 5 से 6। और हमसे कह रहा है ये 6 बेचा गया है ना, तो बेचने वाली प्राइस ये है,
यानी 6 यूनिट का मान कितना है 2040 है। तो 6 3 का 18, 6 चौको 24 और ये 0 34। 34 है ना? इसका 34 कर देंगे 340 गुना 0 5 को 20 5 या 15 तो 17 यानी 1700 यानी 1700 की चीज है 1700 की चीज है और वो कपड़े पूरी कीमत पर बेच दे यानी 2400 पर बेच दे 2400 पर बेच दे कितने का प्रॉफिट लग जाएगा उसका 700 रुपए का प्रॉफिट लग जाएगा। ऐसे इसको लॉजिकली ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको 700 रुपए का प्रॉफिट लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका राइट आंसर ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है 129 का वर्ग पूछा है। वर्ग निकालना मैंने कैलकुलेशन बूस्टर में कितने प्यार से सिखाया आपको। चलो 129 का वर्ग निकालना है तो मैं कहता हूं आपको कैसे करना होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर करोगे 81 बनेगा, कितना लग गया 8। फिर क्या करोगे आप 9 2 का 18, 18 2 का 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा आपका 44, कितना लग गया 4। फिर आप क्या करते हो 9 एकम 9, इसका 2 गुना करोगे 18, 18 2 का स्क्वायर करोगे 4, 18 4 22, 22 8 कितना हो जाएगा आपका 22 4 कितना हो जाएगा आपका 26, 26 कितना लग जाएगा 2। ठीक, फिर इसका 2 एकम 2, 2 2 का 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6, फिर 1 का स्क्वायर 1, 16 641 ये तैयार हो जाएगा। नहीं पता है कैलकुलेशन बूस्टर में जाकर के देख लेना। मैं कह दूं आपको 43 के स्क्वायर निकालना है, आप कैसे निकालोगे 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 तियां 12, 12 2 का 24 कितना हो गया 2, 4 के स्क्वायर 16, 16 2 कितना हो जाएगा आपका 16 2 18, 1849 सेट है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 1849 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपके सामने बन जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है ज्यादा चला गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 तियां 12, 12 के स्क्वायर 12 2 का 24, 24 4 4 कितना लगा 2, 2 4 का 16 2 18। ठीक है, ठीक ऐसे आपके सामने ये बात बन जाती है। 27 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज कोई क्वेश्चन स्किप भी नहीं है, तो अपनी पूरी क्लास यहीं पे एंड होती है मेरे साथी। अब देखो धीरे-धीरे मजा और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब स्वाद और ज़्यादा आता जा रहा है धीरे-धीरे। क्यों ना? अब मजा जो है धीरे-धीरे और आता जा रहा है। बताओ भाई, आप लोग कमेंट काहे नहीं करते हो? बताओ, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? मार कुटाई? मार कुटाई की जाए? कब कमेंट करोगे? भाई, बहुत सॉलिड सीरीज है। कंटेंट का अंदाजा आप सभी को बहुत अच्छे से हो रहा होगा। चलो, ज़्यादा बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बाय-बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।